अध्याय 541 मालिक को पहचानो। हे भगवान, मिंग्यू हाउटियन मिरर। अर्जुन चौंक गया और कई कदम पीछे हट गया। क्या यह सचमुच किंवदंतियों वाला दर्पण है? प्राचीन गहन दाव विशेषज्ञों ने एक बार अजीब कार्यों वाले दर्पण बनाए थे। राक्षसी हृदय स्वर्गीय दर्पण, जिसे अर्जुन ने पहले इंटरलॉक्ड भूमिगत दुनिया में देखा था, उन दर्पणों में से एक था। हार्ट डेमन हेवनली मिरर को एक तरह का यन फेस्ड प्रोफाउंड दाओ मिरर माना जा सकता है, जबकि हाउटियन मिरर इसके विपरीत था। यह एक तरह का यांग फेस्ड मिरर था। हार्ट डेमन हेवनली मिरर एक मार्शल आर्टिस्ट के हार्ट डेमन को रोशन कर सकता था, लेकिन इस तरह का दर्पण हिल नहीं सकता था। यह एक अंधेरे पक्ष की ओर इशारा कर रहा था। हाउटियन दर्पण के अलग अलग कार्य थे। उनमें से कुछ में आग के गुण थे, जबकि अन्य में बर्फ के गुण थे। यह कहा जा सकता है कि दर्पण कई अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन इन दर्पणों को हटाया जा सकता था। मिंग्यू, अर्जुन ने सोचा। वह हाउटियन मिरर के बारे में जानता था, लेकिन मिंग्यू हाउटियन मिरर की विशेषता क्या थी? क्या यह हो सकता है कि यह दर्पण अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था? यह वास्तव में अजीब है। अर्जुन ने दर्पण की ओर देखा और कहा, तुम कौन सी कक्षा में हो? इस समय दर्पण एक बार फिर चमक उठा और उस पर 4 बड़े अक्षर प्रकट हुए। गहन श्रेणी, उच्च श्रेणी। हिस अर्जुन की आंखें खुली हुई थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उच्च श्रेणी का गहन ग्रेड दर्पण। हे भगवान, मृत तलवार केवल एक शुरुआती गहन हथियार है, लेकिन यह दर्पण वास्तव में एक उच्च श्रेणी का गहन हथियार है। अरे, यह दर्पण तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। ऐसा लगता है कि यह मेरी बात समझ सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या योग्यता है? दर्पण पर छोटे छोटे शब्दों का घना धब्बा दिखाई दिया। दर्पण लगभग सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, जिसमें ज्वाला, हिम, मूल ऊर्जा, बिजली और यहां तक कि स्वतंत्र संरचनाएं भी शामिल हैं। अगर अर्जुन ने स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण सरणी को दर्पण में रखा, तो वह सरणी लेकर इधर उधर घूम सकता था। जब उसे इसकी जरूरत होती, तो वह सीधे हाउटियन दर्पण को खोल सकता था। दर्पण द्वारा प्रकाशित प्रकाश का क्षेत्र स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण सरणी के बराबर था। हालांकि शर्त यह थी कि यह दर्पण केवल मालिक की ऊर्जा या आत्मा गठन को ही अवशोषित कर सकता था और दुश्मन के युआन क्यूई के हमले को अवशोषित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह केवल स्वतंत्र संरचनाओं को ही अवशोषित कर सकता था। इसलिए डॉट संरचनाओं जैसे टेलीपोर्टेशन सरणियां स्थापित नहीं की जा सकीं। साथ ही ऊर्जा को अवशोषित करने पर प्रतिबंध थे। अर्जुन लगातार दर्पण में कृपाण प्रकाश जारी कर सकता था, लेकिन दर्पण केवल शुद्ध मूल ऊर्जा जारी कर सकता था, कृपाण प्रकाश नहीं। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर मैं दुश्मन पर हमला करने के लिए हाउटियन मिरर का उपयोग करना चाहता हूं, तो मुझे मात्रा से जीतना होगा। यह दर्पण एक मार्शल कौशल को उजागर नहीं कर सकता है। क्या तुमने मालिक को पहचान लिया है? अर्जुन ने पूछा। शीशे पर शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति उभरी। मास्टर मर चुके हैं, आप उन्हें फिर से पहचान सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने आईने की ओर हाथ हिलाया। आओ! दर्पण तुरंत जमीन से ऊपर उठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह उड़ पाता, अनगिनत तेज रोशनी अचानक जमीन पर दिखाई दी। वे तेज रोशनी रस्सियों की तरह थीं, जिन्होंने पूरे मिंग्यू हाउटियन दर्पण को बांध दिया, जिससे वह मुक्त नहीं हो सका। हाँ, वहां एक संरचना है जो इसे फांसा रही है। अर्जुन ने दर्पण की ओर इशारा करते हुए कहा। लैंडिंग! दर्पण के जमीन पर गिरने के बाद जियांग नान ने अपनी बिजली जैसी आंखों से जमीन को देखा। उसने पाया कि दर्पण के चारों ओर 30 इंटरलॉकिंग एरे थे। ये एरे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के चारों ओर लिपटा हुआ था। अर्जुन ने पहले गठन को तोड़ने के लिए
यू हैंग की उंगली का इस्तेमाल किया और फिर दूसरे गठन को भी। हालांकि पहला गठन स्वचालित रूप से बहाल हो गया था। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने कहा, ये 30 संरचनाएं वास्तव में सहजीवी हैं। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। उसने अपने दाहिने हाथ की जेड बैलेंस फिंगर से पहले गठन को तोड़ने का प्रयास जारी रखा और फिर उसे दबाना जारी रखा। फिर उसने दूसरे गठन को तोड़ने के लिए अपने बाएं हाथ की जेड बैलेंस फिंगर का इस्तेमाल किया और उसे दबाना जारी रखा। यू हैंग की उंगली के दबाव में दोनों संरचनाएं ठीक नहीं हुईं, लेकिन अर्जुन के पास तीसरे गठन को तोड़ने के लिए तीसरा हाथ नहीं था। जब वह अपनी यू हैंग फिंगर वापस ले लेता तो दोनों टूटी हुई संरचनाएं तुरंत ठीक हो जातीं। दिलचस्प। अर्जुन उछल पड़ा और जल्दी से 30 संरचनाओं की ओर जेड उंगलियां छोड़ दीं। भयंकर उंगली बल अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर छिड़का गया, जिससे लगभग हर सेकंड 3 उंगलियां बाहर निकल रही थीं। लेकिन उसने इसे जल्दी से तोड़ दिया और वे संरचनाएं जल्दी से ठीक हो गईं। चाहे उसने इसे कैसे भी तोड़ा हो, 30 संरचनाएं हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकती थीं और एक दूसरे को पुनर्जीवित कर सकती थीं। यह शापित संरचना बिल्कुल समझ से परे है। अर्जुन ने गंभीरता से सोचा, इन संरचनाओं की सरणी आंखों को बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें एक ही झटके में नष्ट करना और भी कठिन होगा। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक अवतार है। अर्जुन ने तुरंत अपने अवतार मोहर का उपयोग करके दोनों अवतारों को अलग कर दिया। तोड़ना! अर्जुन चिल्लाया और तुरंत अपनी दोनों उंगलियों से 2 जेड बैलेंस फिंगर्स बाहर निकाल दी। उसके 2 अवतारों ने भी कुल मिलाकर 4 जेड बैलेंस फिंगर्स बाहर निकाल दी। 6 जेड बैलेंस फिंगर्स एक ही समय में उड़ी और एक ही समय में 6 संरचनाओं को नष्ट कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने यू हैंग की उंगलियों पर गोली चलाना जारी रखा, जैसा कि दोनों अवतारों ने किया। हालांकि 3 लोगों के होते हुए भी वह अभी भी उन निर्माण तकनीकों की संख्या को पकड़ने में असमर्थ था, जो एक समय में 6 जेड उंगलियों को जारी कर सकते थे। एक सेकंड में 18 उंगलियां बाहर निकल आईं, लेकिन 18 नष्ट संरचनाएं तुरंत बहाल कर दी गईं। नहीं, इस तरह से जारी रखना व्यर्थ है। अर्जुन ने तुरंत अपना अवतार वापस ले लिया और उसकी युवान क्यूई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हमें एक ही समय में 30 संरचनाओं को नष्ट करने का तरीका सोचना होगा। क्या हमें दर्पण की आवश्यकता है? वह भी नहीं। जेड बैलेंस फिंगर को अवशोषित करने के बाद दर्पण केवल सूर्य की शक्ति के साथ वापस आएगा, उंगली की शक्ति के साथ नहीं। आह! उसने अपना माथा थपथपाया और कहा, यिन और यांग बेकार हैं। हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर अपने शरीर से 2 अवतारों को मुक्त कर दिया। अपने शरीर के लिए उसने अपने दोनों हाथों से वृत्त बनाए और यिन यांग रहस्यमय तकनीक का प्रदर्शन किया। उसके सामने एक गपशप समूह प्रकट हुआ। अर्जुन ने दोनों अवतारों को नियंत्रित किया और यिन यांग वुशु की जेड बैलेंस फिंगर पर लगातार 15 बार निशाना साधा। यिन यांग वू तकनीक के भीतर यिन मछली पहले से ही चमकना शुरू हो गई थी और अर्जुन ने तुरंत यिन यांग वू तकनीक को आगे बढ़ाया। यिन मछली की रोशनी गायब हो गई और यांग मछली चमकने लगी। जेड बैलेंस फिंगर की 30 उंगलियां एक साथ बाहर निकलीं। गड़गड़ाहट। जैसा कि अपेक्षित था, सभी 30 सहजीवी संरचनाएं नष्ट हो गईं और अब कोई बहाली नहीं है। सफलता! अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने आईने की ओर हाथ हिलाया। आओ! मिंग्यू हाउटियन मिरर तुरंत जमीन से ऊपर उठा और अर्जुन की ओर उड़ गया। हाउटियन मिरर छोटा होता गया और आखिरकार यह हथेली के आकार का एक छोटा चांदी के फ्रेम वाला दर्पण बन गया और अर्जुन के हाथ में आ गया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ दर्पण पर दबाया, जिससे दर्पण के लिए इसे महसूस करना आसान हो गया। मैं मालिक को कैसे पहचानूंगा? अर्जुन ने पूछा। इस बार दर्पण ने कोई शब्द नहीं दिखाए। इसके बजाय उसने सीधे प्रेरणा की विधि का उपयोग करके अर्जुन को उत्तर बताया। युआन क्यूई उतार, चढ़ाओ, जीवन शक्ति उतार,
चढ़ाओ रक्तसार। अर्जुन ने सिर हिलाया और युआन क्यूई का एक कतरा आईने में डाल दिया। युआन क्यूई तुरंत आईने में गायब हो गया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी जीभ की नोक को काटा, रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और उसे दर्पण पर छिड़क दिया। अंत में दर्पण ने अर्जुन के शरीर से एक हल्की हरी रोशनी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। यह अर्जुन की जीवन शक्ति थी। युआन क्यूई, जीवन, रक्तसार और 3 अन्य वस्तुओं का उपयोग मिंग्यू हाउटियन दर्पण के आधार के रूप में किया गया था ताकि उसके मालिक का न्याय किया जा सके। उसके बाद यह दर्पण अर्जुन के हथियारों में से एक बन गया। अध्याय 542 उत्तम फसल। उच्च श्रेणी का गहन आयुध, यह दर्पण अद्भुत है। अर्जुन ने अपने हाथ में मिंग्यू हाउटियन मिरर लेकर खेला और लगातार युआन क्यू को मिरर की ओर निर्देशित किया। फिर उसने मिरर को फेंक दिया और चिल्लाया, मिंग्यू हाउटियन मिरर। दर्पण तुरंत आकाश में उड़ गया और अर्जुन की चेतना के अनुसार उसने जमीन की ओर प्रकाश की एक किरण फेंकी। एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश जमीन पर गिरा और तुरंत एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। यह वास्तव में काम करता है। अर्जुन बहुत खुश था। उसने खुद से सोचा, क्या मैं भी वायुयान की बिजली की लपटों की शक्ति ला सकता हूं? यह सोचकर उसने तुरंत ऐसा करना शुरू कर दिया। उसने बिजली का ताबीज छोड़ा और बिजली की शक्ति को सक्रिय करने के लिए थंडर के 9 परिवर्तनों का उपयोग किया, जिससे बिजली की शक्ति दर्पण की ओर बढ़ गई। हालांकि इसका परिणाम यह हुआ कि मिंग्यू हाउटियन दर्पण बिजली की शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका, बल्कि बिजली की शक्ति से लगातार हिलता रहा। नहीं, बिजली की शक्ति अभी मेरी नहीं है। मुझे इसे स्वयं ही अवशोषित करना होगा और फिर उत्सर्जित करना होगा। अर्जुन ने उस तरीके के बारे में सोचा होगा जो उसने वांग शियाओयुन से निपटने के लिए इस्तेमाल किया था जब उसका चयन मार्शल सिटी में हुआ था। वह पैरों को मोड़कर बैठ गया और बिजली की शक्ति को आकर्षित करने के लिए वज्र के 9 रूपांतरणों का प्रयोग किया। बिजली का एक सफेद बोल्ट तुरंत उसकी उंगली के चारों ओर लिपट गया। फिर उसने किंग स्पैरो सील का इस्तेमाल किया और बिजली का दूसरा बोल्ट उड़ गया। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक बिजली की शक्ति को अवशोषित करता गया, सफेद बिजली उसकी भुजाओं की ओर चढ़ने लगी। इस समय चूंकि उसका शरीर शक्तिशाली बिजली की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था, इसलिए वह सड़ने लगा। सबसे पहले उसकी त्वचा सूखी हो गई, फिर फट गई, फिर खून बहने लगा और फिर गिरने लगा। इस समय अर्जुन ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सारी बिजली जलाने वाली शक्ति को मिंग्यू हाउटियन मिरर की ओर उड़ा दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बिजली की शक्ति वास्तव में मिंग्यू हाउटियन दर्पण द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। अर्जुन बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने अपनी चोटों के इलाज के लिए 9 पवित्रता ब्रह्मांड कौशल का प्रसार किया। अपनी चोटों से उबरने के बाद वह पहले की तरह ही बिजली की शक्ति को अवशोषित करेगा और फिर दर्पण को उसे अवशोषित करने देगा। 4 या 5 बार इसे दोहराने के बाद अर्जुन ने इसे जारी रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पाया कि जितनी बार वह ऐसा करेगा, उतनी ही तेजी से उसका शरीर ढह जाएगा। दूसरे शब्दों में, बिजली की शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता होने से पहले वह इसे बलपूर्वक अवशोषित करता था। इसके विपरीत उसके शरीर में बिजली की शक्ति का सहज भय होता था। दूसरे शब्दों में, बिजली का प्रतिरोध करने की उसकी क्षमता कम होती जा रही थी। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अर्जुन ने गहरी सांस ली, और अगर वह आगे बढ़ता रहा तो लाभ नुकसान के बराबर नहीं होगा। हालांकि अब यह बुरा नहीं था। ब्राइटमून हाउटियन मिरर के भीतर बिजली की शक्ति के 4 संचय पहले से ही थे। इन बिजली की शक्ति अभी भी काफी थी। एक और संरचना। अर्जुन ने मिंग्यू हाउटियन मिरर को बुलाया और जेट बैलेंस फिंगर का उपयोग करके दर्पण पर एक सरणी स्थापित की। बहुत जल्दी उसने दर्पण पर एक स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण सरणी स्थापित की। गठन पूरा होने के बाद आरेख धीरे धीरे दर्पण में गायब हो गया
और अब दिखाई नहीं दे रहा था। मिंग्यू हाउतियान दर्पण। अर्जुन ने दर्पण बाहर फेंक दिया। हाउटियन मिरर आसमान में तैर रहा था और जमीन की ओर तेज रोशनी फेंक रहा था, और वह तेज रोशनी वास्तव में स्वर्गीय डिपर दानव दमकारी व्यू की शक्ति थी। हाँ, अर्जुन इतना खुश था कि वह कान से कान तक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस बार उसने वाकई एक बड़ा खजाना हासिल कर लिया था। आओ, उसके हाथ की एक लहर के साथ मिंग्यू हाउतियान दर्पण उसकी हथेली पर वापस उड़ाया। अर्जुन ने दर्पण को अपनी छाती में दबा लिया ताकि वह उसे अपने शरीर के करीब ले जा सके। हालांकि मिंग्यू हाउटियन मिरर एक उच्च श्रेणी का गहरा हथियार था, फिर भी यह एक आक्रामक हथियार नहीं था। रक्षात्मक हथियार तो दूर की बात है। अगर इस पर कोई जोरदार हमला होता तो यह फिर भी टूट जाता। इसे ठीक से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा फेसलेस ट्रिब्यूलेशन फिंगर की उंगली की शक्ति को दर्पण में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। फेसलेस ट्रिब्यूलेशन फिंगर सभी भौतिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाएगी, यहां तक कि हाउटियन मिरर को भी। सख्ती से कहा जाए तो चरणहीन क्लैश उंगली सही मायने में एक प्रकार की उंगली शक्ति नहीं थी, यह एक प्रकार का क्लैश था। ठीक है, पन्नों का क्या हुआ? अर्जुन को लगा कि उसके भंडारण रिंग में रखे पन्ने अभी भी कांप रहे हैं, इसलिए उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। यहां नहीं। उसने पूरी लॉबी खोजी, लेकिन कोई कागज नहीं मिला। आह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। यह गलियारा लगातार 2 बार मुड़ चुका है। अब यह सीधा आगे नहीं जाता। पिछले रास्ते के अनुसार कागज का वह टुकड़ा अगले दरवाजे पर गुड फॉर्च्यून कॉरिडोर में होना चाहिए। अर्जुन तुरंत महल के हॉल में लौट आया और गुड फॉर्च्यून कॉरिडोर की ओर चल पड़ा। जब वह अंत तक पहुंचा तो उसे एक और लॉबी दिखाई दी। इस लॉबी का आकार प्रोफाउंड पैराडॉक्स पैलेस की लॉबी के बराबर था। हालांकि यहां कोई हाउतियन मिरर नहीं था, केवल 18 गोली भट्टियां थीं। उसी समय सफेद कागज का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान में उड़ गया। अर्जुन आगे बढ़ा, कागज का आखिरी टुकड़ा पकड़ा और उसे बाकी 9 कागज के टुकड़ों के साथ जोड़ दिया। 10 कागज के टुकड़ों पर लिखे शब्द आपस में जुड़ने लगे। वे शब्द जीवंत लग रहे थे, एक कागज के टुकड़े से दूसरे कागज के टुकड़े पर दौड़ रहे थे और कुछ अगले कागज के टुकड़े से इस कागज के टुकड़े पर दौड़ रहे थे। ड्रीम बटरफ्लाई अभी भी स्मार्ट है। उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अंत में अर्जुन ने कागज के 10 पन्नों को परिष्कृत करके एक पतली पुस्तक बनाई जिसमें केवल 10 पृष्ठ थे। उन्होंने मंत्रों को पुनः देखा और पाया कि उन्हें वास्तव में समझा जा सकता है। हालांकि जब उसने इसे पढ़ना समाप्त किया तो उसे लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। अरे, दुनिया में ऐसा कोई मार्शल कौशल भी है? इस तरह के मार्शल कौशल ने अर्जुन की मार्शल आर्ट प्रणाली की समझ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मार्शल कौशल का नाम जियाओयाओ यू था। पहली नजर में यह एक मूवमेंट मार्शल स्किल जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यह कोई आक्रामक या रक्षात्मक मार्शल स्किल भी नहीं थी। इसका कार्य यह था कि लापरवाह यात्रा की खेती करने वाले मार्शल कलाकार अपने क्षेत्रों के दमन को नजरअंदाज कर देंगे। यदि 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग साधक पर अर्जुन के हमले से होने वाली क्षति को 100 किलोग्राम माना जा सकता है, अगर वह 6ठे स्तर के मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार पर हमला करता है तो वह 90 जिन का नुकसान पहुंचाएगा, जबकि 7वें स्तर के मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार 50 जिन का नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे जैसे दुश्मन का क्षेत्र बढ़ता जाएगा वह नुकसान कम होता जाएगा। यह क्षेत्र दमन था। हालांकि अगर वह लापरवाह भ्रमण की खेती करता है तो उसके प्रतिद्वंद्वी के साधना क्षेत्र की परवाह किए बिना अर्जुन केवल 100 किलोग्राम तक ही पहुंच पाएगा। बेशक यह एक परिकल्पना थी जिसमें दुश्मन के शरीर और युआन क्यूई की ताकत को ध्यान में नहीं रखा गया था। यह वाकई अविश्वसनीय है। अर्जुन बहुत खुश था। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आज की फसल इतनी बढ़िया होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के
वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और लापरवाह यात्रा मार्शल तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस तरह का मार्शल कौशल सीधे मार्शल कलाकार की प्रतिभा और क्षमता से जुड़ा हुआ था। उनकी प्रतिभा जितनी मजबूत होगी, वे उतनी ही तेजी से साधना कर सकते हैं। नश्वर ग्रेड की प्रतिभा सीखने में लगभग 30 वर्ष लगेंगे, आत्मिक ग्रेड के लिए 28 वर्ष, पृथ्वी ग्रेड के लिए 25 वर्ष तथा स्वर्गीय ग्रेड के लिए 20 वर्ष। जहां तक स्वर्गीय श्रेणी की दोहरी मध्याह्न रेखाओं का प्रश्न है, तो इसमें 10 वर्ष लगेंगे। 3 मध्याह्न रेखाओं में 5 वर्ष, 4 मध्याह्न रेखाओं में 2.5 वर्ष तथा 5 मध्याह्न रेखाओं में 1 वर्ष लगेगा। अर्जुन ने अपनी दिव्य प्रतिभा से मात्र 3 घंटे में साधना करना सीख लिया था। सफलता! अर्जुन उछल पड़ा और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींच लिया। शैतान सागर की यात्रा अंततः एक सफल निष्कर्ष पर आ गई है। अब हम जा सकते हैं। जैसे ही उसने 18 गोली भट्टियों पर नजर डाली, उसने गलियारे से आवाजें आती सुनी। वास्तव में यहां एक छोटा सा महल छिपा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके अंदर कोई खजाना है। जाकर देखो। डोंग वू शांग। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अरे! अर्जुन ने मन ही मन सोचा। हॉल बहुत खाली था और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अपना अगला कदम केवल कीमिया भट्ठी खोलकर उसमें ड्रिल करने के लिए उठा सकता था। उसी समय उसने एक और श्वास विच्छेदन गोली निगल ली जो पीक मास्टर चू शियाओ ने उसे दी थी। इस गोली का सेवन करने के बाद उसकी आभा पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी युआन क्यूई उतार चढ़ाव और जीवन शक्ति सभी अवरुद्ध हो गए, जिससे बाहरी लोगों के लिए इसे महसूस करना असंभव हो गया। जैसे ही उसने यह काम खत्म किया, डोंगवू शांग और मो रूशे पहले ही लॉबी में आ गए थे। हाँ, यहाँ 18 गोली शोधन भट्टियां हैं। हो सकता है कि अंदर गोलियां हों, मो ऋषि ने खुश होकर कहा। यह सुनकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। अध्याय 543 एक खोई हुई गोली। भाई मो, चलो इन गोली भट्टियों की सामग्री की जांच करें, शायद हमें कुछ उपयोगी मिल जाए। डोंग वू शांग पहली गोली भट्टी की ओर चला गया। उसने अपनी हथेली से गोली की भट्ठी के ऊपरी हिस्से को थपथपाकर खोला और फिर अपनी युआन क्यूई से उसे धक्का दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी बाहर नहीं उड़ा। क्या यह कोई परित्यक्त गोली भट्टी हो सकती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है? मो ऋषि ने भौहें सिकोड़ी। चिंता मत करो, धीरे धीरे इसकी तलाश करो। अगर तुम्हारे पास है तो इसे ले लो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कुछ नहीं खोगे। डोंगवू शांग काफी खुले विचारों वाला था। वह दूसरी गोली भट्टी का निरीक्षण करने गया। अर्जुन गोली की अंधेरी भट्टी के अंदर बैठा हुआ था और छोटे से वेंट से बाहर की हलचल को देख रहा था। साथ ही वह लगातार यह सोच रहा था कि जाल से कैसे बाहर निकला जाए। यहां से अंतरिक्ष समय मार्ग तक 10 किलोमीटर की दूरी थी और वह एक ही बिजली के झटके से इस दूरी को आसानी से पार कर सकता था। कुंजी यह है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि स्पेस टाइम मार्ग कहाँ है। अगर वह बिजली की तरह बचकर सीधे स्पेस टाइम मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता, तो उसकी चेतना धुंधली हो जाती और वह जल्दी ही डोंगवू शांग और अन्य 2 लोगों द्वारा पकड़ा जाता। मैं क्या करूंगा? उसने अपनी स्थिति पर एक बार फिर से नजर डाली। वह 16वीं गोली भट्टी में छिपा हुआ था। डोंगवू शांग ने पहले ही 5वीं गोली भट्टी की जांच कर ली थी। कुछ ही देर बाद वह यहां आ जाएगा। मैंने पहले ही सीख लिया है कि स्वतंत्र रूप से कैसे यात्रा करनी है। मैं डोंगवू शांग को नुकसान पहुंचा सकता हूं। अगर मैं गलती से एक बार उस पर हमला कर दूं, तो मैं सफल हो सकता हूं। लेकिन अपने क्षेत्र के दमन के बिना भी वह डोंगवू शांग अभी भी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। उसका क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से बहुत अधिक ऊंचा है। अपनी ताकत के साथ उसे एक ही बार में मारना बिल्कुल असंभव है। मोरू की तो बात ही छोड़िए।
जैसे ही अर्जुन ने इसके बारे में सोचा, उसने मिंग्यू हाउटियन मिरर निकाला, जिसमें 4 सफेद लपटों की शक्ति थी। मुझे डर है कि यह बाई यान बिजली उंगली शक्ति डोंग शांग को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओह! अचानक बाहर से डोंग शांग की हैरान आवाज आई। अर्जुन ने जल्दी से छोटे छेद की ओर देखा। डोंग शांग ने 10वीं गोली की भट्टी से एक गोली निकाली और कहा, भाई मो, जल्दी करो और देखो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या यह टीयर 6 फेदर ट्रांसफॉर्मेशन पिल हो सकती है? पंख परिवर्तन की गोली? इस तरह की गोली को परिष्कृत करने का सूत्र बहुत पहले ही गायब हो चुका है। अब केवल 3 या 2 शीर्ष संप्रदायों के पास ही यह है और वे इसे खाने से हिचकते हैं। मो ऋषि जल्दी से दौड़कर देखने के लिए गया और चौंक कर बोला, वास्तव में यह पंख परिवर्तन की गोली है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। फेदर ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक ऐसी चीज थी जिसे वह जानता था। यह एक जादुई गोली थी जो सीधे मार्शल आर्ट क्षेत्र को ऊपर उठा सकती थी। किंवदंती के अनुसार एक शीर्ष श्रेणी के फेदर ट्रांसफॉर्मेशन पिल से हेवन स्क्रायर क्षेत्र के नीचे के मार्शल कलाकार को सीधे एक महान क्षेत्र में कूदने की अनुमति मिल सकती थी। यह माइनर क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। दूसरी ओर उच्च श्रेणी की फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गोलियां व्यक्ति की साधना को 8 स्तरों तक बढ़ा सकती हैं। मध्यवर्ती श्रेणी की फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गोलियां 5 स्तरों तक तथा शुरुआती श्रेणी की फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गोलियां 5 स्तरों तक बढ़ा सकती हैं। द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के पास ऐसी 2 गोलियां थीं, लेकिन वे संप्रदाय के खजाने थे। अगर एक गोली खा ली जाती तो एक गायब हो जाती। वे हमेशा से ही खजाने की तरह रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं यहां ऐसी खोई हुई औषधीय गोली देखूंगा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। यह अफसोस की बात है कि अगर उसे 1 या 2 मिनट और दिए जाते तो शायद पंख परिवर्तन की गोली उसकी हो जाती। लेकिन यह पंख परिवर्तन गोली एक दोषपूर्ण उत्पाद लगता है। यह वास्तव में सफलतापूर्वक खेती नहीं की गई है। मो ऋषि ने भरी। डोंग शांग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि यह वास्तव में एक दोषपूर्ण गोली है। हालांकि फिर भी यह कम से कम हम दोनों के लिए 2 गुना सुधार ला सकती है। यह पहले से ही बहुत अच्छा है। इस समय दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ और नहीं कहा। इतनी कीमती औषधीय गोली किसकी होनी चाहिए? वहां केवल एक गोली थी, लेकिन लोग 2 थे। न तो डोंग शांग और न ही मो ऋषि इस संवेदनशील विषय को छूना चाहते थे। डोंग शांग मुस्कुराया और पंख परिवर्तन की गोली को सीधे भट्टी के शीर्ष पर रख दिया। चलो अन्य भट्टियों की जांच करें और उन्हें वितरित करने से पहले गोलियों को एक साथ रखें, उन्होंने कहा। मोरू मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर थी, जबकि डोंग शांग स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी। क्षेत्र में अंतर बहुत सूक्ष्म था। डोंग शांग 11वीं गोली की भट्टी को फिर से खोलने गया। यह अंदर से खाली था और फिर 12वीं गोली की भट्टी भी खाली थी। जैसे ही उसने गोली की भट्टी खोली, वह अर्जुन के करीब चला गया। जब डोंग शांग 14वीं गोली भट्टी पर पहुंचा, तो उसने एक गोली बाहर निकालने के लिए अपनी युआन क्यूई का उपयोग किया। भाई मो, ये टीयर 5 दिव्य आत्मा की गोली है। यह आपके खाने के लिए एकदम सही है। डोंग शांग ने खुशी से कहा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मो ऋषि भी बहुत खुश थी। यह दिव्य आत्मा की गोली मध्यम श्रेणी की है। इसे खाने के बाद यह मेरी दिव्य आत्मा शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है और मेरी गहन दाव उपलब्धियों में बहुत मदद कर सकती है। गहन दाव तकनीक और विरोधाभास तकनीक में आत्मिक ऊर्जा और युआन क्यूई का मिश्रण इस्तेमाल किया गया। साथ ही आत्मिक ऊर्जा आत्मा से आती थी। गहन दाव साधकों की आत्माओं के लिए साधना के माध्यम से वे पहले से ही दिव्य आत्माओं में विकसित हो चुके थे, जो आत्माओं से भी अधिक शक्तिशाली थीं। दिव्य आत्मा को उन्नत करना बहुत मुश्किल था। उनके लिए एक दिव्य आत्मा की गोली रैंक 6 के खंडित पंख परिवर्तन की गोली से कम कीमती नहीं थी। यह अच्छा है।
उन दोनों ने राहत की सांस ली। फिर डोंग वूशांग ने कहा, क्षतिग्रस्त पंख परिवर्तन गोली मेरी है और 5वीं कक्षा की दिव्य आत्मा गोली आपकी है। आप क्या सोचते हैं? मो ऋषि ने सिर हिलाया। यह सबसे अच्छा तरीका है। काश मुझे यह पंख परिवर्तन की गोली मिल जाती। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। अगर वह पंख परिवर्तन की गोली खा लेता है तो वह सीधे अपनी आत्मा को दिव्य आत्मा में बदल देगा। उस समय वह बिजली से बचने के लिए शून्य पत्थर का उपयोग करेगा। उसकी चेतना का धुंधलापन बहुत कम हो जाएगा और उसकी रिकवरी की गति भी तेज हो जाएगी। इस समय डोंगू शांग पहले ही 15वीं गोली भट्ठी पर पहुंच चुका था, जो अर्जुन से केवल 1 कदम की दूरी पर था, और अर्जुन के दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी श्वास और हृदय गति को बलपूर्वक दबा लिया। डोंग वूशांग ने अपनी हथेली से 15वीं गोली की भट्ठी को खोला और अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके एक गोली बाहर निकाली। औषधीय गोली आसमान में उड़ी और एक फुफकार के साथ गलियारे में भाग गई। वह बच जाएगा। हे भगवान, यह ग्रेड 7 की गोली है। डोंग वूशांग की आंखों में लालच भरी रोशनी चमक उठी। वह उछल पड़ा और भागती हुई गोली को अपने हाथ में पकड़ लिया। जब वे दोनों एक साथ आए तो डोंग वूशांग ने अपनी हथेली छोड़ी और देखा कि उसकी हथेली में एक जेड हरे रंग की गोली पड़ी थी। औषधीय गोली से रात्रि मोती जैसी चमक निकलती थी तथा औषधीय गोली की सतह से हल्की रोशनी की लकीर निकलती थी। ऐसी अजीब गोली देखकर डोंग वूशांग और मोरुषि ने ठंडी सांस ली। 7वें चरण की स्वर्गीय भाग्य की गोली, मोरुषि ने कहा। यह सुनकर अर्जुन भी दंग रह गया। स्वर्गीय भाग्य की गोली, यह एक अजीब गोली थी जो मार्शल आर्ट में किसी की प्रतिभा को बढ़ा सकती थी। इसे खाने के बाद मार्शल आर्टिस्ट की जन्मजात प्रतिभा एक स्तर तक बढ़ जाती थी। जब कोई पृथ्वी स्तर की प्रतिभा वाला व्यक्ति इसे खा लेता है तो उसकी प्रतिभा स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाती है, और जब कोई स्वर्ग स्तर की प्रतिभा वाला व्यक्ति इसे खा लेता है तो उसके पास एक और स्वर्ग स्तर की प्रतिभा आ जाती है। प्रतिभा हमेशा सभी मार्शल कलाकारों के दिलों में सबसे बड़ी पीड़ा रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट को साधना के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि मार्शल आर्ट की प्रतिभा जन्मजात होती है और मूल रूप से जीवन भर बदलती नहीं रहती। पंख परिवर्तन गोली और दिव्य आत्मा गोली अभी भी उन दोनों को शांत रख सकती थी, लेकिन स्वर्गीय भाग्य गोली के प्रकट होने से उनकी सांसें तेजी से चलने लगीं। लगभग उसी समय डोंग वूशांग ने अचानक पलटकर मोरुषि के पेट पर थप्पड़ मारा। मोरुषि ने भी पीछे की ओर इशारा किया और डोंग वूशांग के शरीर में अजीब जादुई शक्ति का एक धागा इंजेक्ट किया गया। दोनों ने एक ही समय पर चुपके से हमला किया। दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा भी उस पर चुपके से हमला करना चाहेगा। पुह! मोरू ने पागलों की तरह मुंह में खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। दूसरी ओर डोंग वूशांग ने दोनों घुटनों पर बैठकर जोरदार प्रहार किया। अध्याय 544 अनुग्रह, शीतलता। यह दृश्य बहुत जल्दी घटित हुआ और अर्जुन के ठीक सामने आ गया। ऐसा अजीब दृश्य अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वह अपने दिल में बेहद दुखी महसूस कर रहा था। भाई डोंग, आप! मोरू दीवार पर लेटा हुआ था, कमजोरी से डोंग वूशांग की ओर इशारा करते हुए। आपने वास्तव में एक गोली के लिए मुझ पर घात लगाया था। डोंग वूशांग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दिल खोलकर हंसने लगा। वह मुस्कुराया और उसके मुंह के कोने से एक अजीब सा काला खून बहने लगा। भाई मो, तुमने मुझसे ऐसा कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस पर दोनों चुप हो गए। काफी देर बाद मोरुषि की आंखों से 2 आंसू बह निकले। वह दुखी होकर मुस्कुराया और बोला, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भाई बू हुई और मैं, हम तीनों दुखी अनाथ हैं। हम बचपन से ही सड़कों पर भीख मांगते रहे हैं और इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई। क्या तुम्हें अब भी याद है कि हमने उस समय क्या कहा था? डोंग वूशांग भी अपनी यादों में खो गया और आप भरते हुए बोला,
उस समय हम तीनों ने मिलकर एक सुनहरा आर्किड बनाया था। हमने एक बार कहा था कि हम एक ही तरह की किस्मत का आनंद लेंगे और एक ही तरह की तकलीफें झेलेंगे। हर कोई वह खाना खाना चाहता है जो हमें वापस मिलता है। एक अमीर परिवार द्वारा पीछा किए जाने और पीटे जाने के बाद सभी को एक साथ पीटे जाने की जरूरत है। मोर ऋषि ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है कि सर्दियों में हमने 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया था और हम ठंड और भूख से मरने वाले थे। फिर भी आपने ठंड और भूख को सहन किया और भीख मांगने के लिए बाहर भागे। जब हम पहले से ही हताश थे, तो आप एक भाप से पकाई हुई रोटी लेकर टूटे हुए मंदिर में वापस भागे और उसे खाने के लिए 3 लोगों में बांट दिया। मैं तुम्हारे चेहरे पर उस सच्चे भाईचारे को नहीं भूला हूं जब तुम भाप से पकाए हुए बन लेकर वापस भागे थे। डोंग वूशांग ने कहा, मुझे यह भी याद है कि एक साल एक अमीर परिवार के कुत्ते ने मेरा पीछा किया था। यह तुम ही थे जो मेरे शरीर पर लेट गए और मेरे लिए यह सब सहन किया। आज भी तुम्हारी पीठ पर उस कुत्ते के काटने का निशान है। आज तक मैं इस निशान को ठीक करने के लिए तैयार नहीं था। मोरू ने अपना लबादा फाड़ दिया और अपनी पीठ दिखा दी। उसकी पीठ पर वाकई भयंकर निशान थे, क्योंकि यह हमारे भाईचारे का साक्षी है। इस बिंदु पर वे दोनों फिर से चुप हो गए। काफी देर बाद मोरू अचानक चिल्लाई, लेकिन अब क्या हुआ? हम एक साथ जीते और मरते थे। हम पहले एक दूसरे से डरते भी नहीं थे, लेकिन अब तुम एक गोली के लिए मेरी जान लेने आए हो। डोंग वू शांग ने गुस्से से कहा, यह सही है। उस समय हमने साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई थी। उस समय मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। लेकिन यह शापित समाज ऐसा ही है। अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगा तो मैं जीवन भर गरीब ही रहूंगा। कोई मुझ पर दया नहीं करेगा और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। यह शापित समाज है। यह शापित जियांगू ने मुझे बदल दिया है। मेरी स्थिति जितनी अधिक है, उतना ही अधिक मैं अपने जीवन को संजोता हूं। मैं जितना मजबूत हूं, उतना ही अधिक मैं मृत्यु से डरता हूं। डोंग वू शांग ने उन्मादपूर्ण तरीके से दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि मैंने गरीबी का स्वाद चखा है, मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं एक भिखारी की तरह नहीं मरूंगा जो कुत्ते से भी नीच है। हाँ, सब बदल गया है। सब कुछ बदल गया है। मो ऋषि ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, लोग ठंडे और गर्म हैं और दुनिया गर्म और ठंडी है। यह शब्द कागज की तरह पतली है। ओथ माउंटेन एलायंस एक दयनीय मजाक हुआ करता था। डोंगवू शांग ने गुस्से से कहा, यदि आप मुझे दोष देना चाहते हैं तो इस शापित जियांगू को दोष दें। इस शापित स्वर्ग को दोष दें। डोंग वूशांग जोर से चिल्लाया और उड़कर मो ऋषि के पेट पर दूसरी हथेली से प्रहार किया। पेंग! इस हथेली के प्रहार ने वास्तव में मो ऋषि के आध्यात्मिक सागर को नष्ट कर दिया। मोरू ने खून थूका और उसका खून टूटे हुए आंतरिक अंगों के साथ मिल गया। हा 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 हा! कोई भी मुझे फिर से परेशान नहीं होने देगा। कोई भी मुझे मजबूत बनने से नहीं रोक सकता। डोंग वूशांग पागलों की तरह हंसा। यहां तक कि सपने में भी जब मैं उस भीख मांगने वाले दिन के बारे में सोचता हूं तो मैं अपने बुरे सपनों से जाग जाता हूं। मैं कसम खाता हूं वह दिन फिर कभी नहीं आएगा। इस बिंदु पर डोंग वूशांग के मुंह, नाक, कान और आंखों में अचानक कुछ पतली काली बेलें दिखाई दीं। पेड़ की लताएं बालों के अंदर तक सिमट गई थीं, लेकिन वे धीरे धीरे बढ़ रही थीं। डोंग वूशांग की छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसने मुंह में अजीब सा काला खून थूक दिया। अर्जुन, जो गोली भट्टी में छिपा हुआ था, उन दोनों के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वह भी मन ही मन हंस रहा था। भाई बहन अभी भी एक दूसरे को गोली के लिए मार रहे थे। पति पत्नी ने 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियनों के लिए अपने पतियों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। जब लोगों के दिल इस हद तक गिर गए, तो क्या यह सच है कि उपकार सचमुच बकवास से भी घटिया हो गया है? इस समय डोंग वू शांग, जिसे विरोधाभास द्वारा जहर दिया गया था, 16वीं गोली भट्टी को खोलने के लिए लड़खड़ाता हुआ आया।
अर्जुन ने पहले ही दर्पण पकड़ लिया था और गोली भट्ठी का ऊपरी ढक्कन खुलने का इंतजार कर रहा था। हाउटियन कॉस्मोस मिरर। अर्जुन अंदर से बाहर कूद गया। हाउटियन कॉस्मोस मिरर तुरंत उड़ गया, जिससे डोंग वू शांग रोशन हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली की शक्तिशाली शक्ति रक्षाहीन डोंग वू शांग पर फट पड़ी। डोंग वू शांग के पास प्रतिरोध करने के लिए अपनी युआन क्यूई को संघनित करने का भी समय नहीं था। तभी वह भारी मात्रा में सफेद बिजली की चपेट में आ गया। यह सब बहुत जल्दी हुआ। जब तक डोंग वू शांग ने कुछ किया, वह जमीन पर पड़ा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसकी सांसें भी कमजोर हो गई थीं। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी। डोंग वू शांग का चेहरा निराशा से भर गया। मैंटिस सिकाड़ा पकड़ता है और पीला पक्षी पीछे है। खांसी। मो ऋषि ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई डोंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में हम दोनों में से कोई भी उन गोलियों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। अंत में वे वास्तव में इस बदमाश के हाथों में आ गईं। भाग्य, ये सब भाग्य है। अर्जुन ने डोंग वू शांग की छाती पर कदम रखा और गुस्से से कहा, बूढ़े कमीने, तुमने इतने सारे निर्दोष लोगों को मार डाला। इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। डोंग वू शांग जोर से हंसा। यहां होने का दिखावा करना बंद करो। अगर तुम मारना चाहते हो तो मार डालो। धर्मी होने का दिखावा करो। इस दुनिया में कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है। हर कोई अपने लिए ही काम करता है। बकवास है तुम्हारे पूर्वज। बकवास है तुम्हारे पूर्वज। अर्जुन ने गुस्से से डांटा। क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे साथ ही विश्वासघात हुआ है? मैंने सबसे खराब स्वाद चखा है। मुझे उस महिला ने मार डाला है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मगर इससे क्या? अर्जुन ने अपने पैरों पर बल लगाया, जिससे डोंग वू शांग के मुंह से खून निकलने लगा। अर्जुन चिल्लाया, मेरे पास सबसे मजबूत प्रतिभा हो सकती है, लेकिन मैं ईमानदार भावनाओं के लायक नहीं हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। जो कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मैं उससे 10 गुना बदला लूंगा। बदला अवश्य लिया जाना चाहिए, और जो दयालुता का बदला दिया जाना चाहिए, उसका भी बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारी इच्छाधारी सोच है। मो ऋषि ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों को देखो और तुम समझ जाओगे। तुम्हारे पास किस तरह का बकवास एहसान है। तुमने सबसे सच्चे एहसान को उदासीनता के बदले में इस्तेमाल किया। अब आप इतनी सहजता से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने यह भी नहीं देखा कि आप भी हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं। बकवास! अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे अलग हूं। अपने विचारों से मुझे मत आंको। मैं, अर्जुन, दयालुता को सबसे अधिक महत्व देती हूं। यदि किसी व्यक्ति की भावनाएं झूठी हैं, तो जीने और मरने में क्या अंतर है? मैंने विश्वासघात का स्वाद चखा है, लेकिन मैं निर्दयी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे मेरी गलतियों को दोहराएं। अर्जुन ने विशाल कृपाण को अपने हाथ में पकड़ा और उसे जमीन पर उतारा। उस डोंगू शांग का सिर जमीन पर लुढ़क गया। अध्याय 545 समुद्र से दूर। हा 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 हा। मोर ऋषि जोर से हंसे और बोले, क्या तुम अपनी शिकायतों का बदला दयालुता से चुकाओगे? क्या तुम पागल हो या बेवकूफ? अर्जुन चिल्लाया, मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मो ऋषि पहले ही हौंसते हुए रो पड़े थे। इस समाज ने, इस जियांगू ने तुम्हें क्या दिया है? क्रूर जीवन और मृत्यु और बर्फीले कत्लेआम के अलावा इससे तुम्हें क्या लाभ हो सकता है? आओ, मुझे मार दो। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो और हमारे जैसा बन जाओ। अर्जुन कुछ कदम चलकर मो ऋषि के पास गया, उसके सामने बैठ गया और अपना मुंह उसके कानों के पास ले गया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक सभ्य व्यक्ति बनना चाहता हूं। दुनिया में पुरुष तब चलते हैं जब उनका विवेक साफ होता है। मरने में इतना डरने वाली क्या बात है? अगर मैं सचमुच मरना भी चाहता हूं, तो कम से कम मैंने खुलकर तो जिया है। कम से कम मृत्यु के कगार पर जब मैं अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मैं मुस्कुराहट के साथ विदा ले सकता हूं,
क्योंकि मैं अपनी अंतरात्मा के योग्य हूं। अर्जुन ने तलवार मोर ऋषि के पेट में घोंप दी और कहा, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जब आप मरने वाले हो तो अपनी अंतरात्मा से पूछें, आपने अपने पीछे ठंडे कत्लेआम और क्रूर विश्वासघात के अलावा और क्या छोड़ा है? मोर ऋषि की पुतलियां धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। इस समय उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। इस समय मोरू को अब अपना भेष बदलने की जरूरत नहीं थी, न ही उसे नकली मानव त्वचा का मुखौटा पहनने की जरूरत थी। मैं अपने पीछे क्या छोड़ गया? वह दुखी पैदा हुआ और दुखी ही मरा। मेरी पूरी जिंदगी एक दयनीय मजाक बनकर रह गई है। जैसे ही वह मरने वाला था, मोरू ने अचानक पलटकर अर्जुन का कॉलर बड़ी ताकत से पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और वह बोली, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मेरे हाथ और पैर टूट गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके हाथों मरना कोई दुख की बात है, लेकिन खांसी खांसी। लेकिन हमारी गलतियों को मत दोहराना। मैंने पहले भी कहा था कि एहसान सब झूठे होते हैं। खांसी, तुम्हें मुझे गलत साबित करना होगा। अर्जुन, मैं केवल एक चीज मांगती हूं। कृपया मुझे और भाई डोंग को मरने दो, एक साथ मरने दो। अर्जुन भावुक हो गया। उसने विशाल कृपाण निकाली और मोर ऋषि की बांह पकड़ ली, जिससे वह डोंग वूशांग की लाश पर लेट गई। मोरू ने डोंग वूशांग की लाश को कसकर गले लगा लिया। इस समय वह मुस्कुराई। भाई, चलो साथ साथ मरते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम मैं खांस तो रहा हूं। कम से कम मैंने यह काम तो किया। ऐसा कहकर मोरू ने अपना सिर झुका लिया और मर गया। अर्जुन ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और गहरी सांस ली। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और युआन क्यूई की लौ निकाली, जिससे दोनों लाशें जल गईं और उन्होंने अपने भंडारण के छल्ले यहीं दफना दिए। उन दोनों की भंडारण अंगूठियों में बहुत सारे खजाने होने चाहिए, लेकिन अर्जुन उन्हें लेना नहीं चाहता था, नहीं, वह उन्हें लेने के लिए तैयार था। मरने से पहले मोरू के कार्यों ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया। उनका मानना था कि एक मार्शल कलाकार के तौर पर उन्हें अंतिम सम्मान दिया जाना चाहिए। यह खत्म हो गया, यह सब खत्म हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और गोली भट्टी की ओर बढ़ने से पहले 3 गहरी सांसें लीं। उसने पंख परिवर्तन की गोली, दिव्य आत्मा की गोली और स्वर्गीय भाग्य की गोली ले ली। फिर उसने आखिरी 2 गोली भट्टियों को खोला, लेकिन वे खाली थीं। ये 18 गोली भट्टियां सभी उच्च श्रेणी की स्वर्गीय श्रेणी की हैं। वे मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। अर्जुन ने अपनी पृथ्वी ग्रेड गोली भट्टी निकाली, उसे फेंक दिया और एक अन्य स्वर्ग ग्रेड गोली भट्टी को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। अंत में उसने अपने हाथ में 3 गोलियों को देखा और खुद से कहा, जियांग कबीले ने मुझे पुनर्जन्म का मौका दिया। मैंने अर्जुन का मांस और खून लिया, लेकिन मनुष्य के पुत्र के रूप में मैंने जियांग कबीले के लिए क्या किया है? मेरे पास दिव्य प्रतिभा है और मेरे मार्शल आर्ट क्षेत्र में अभी भी सुधार किया जा सकता है। हालांकि दादाजी पहले ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर रुक चुके हैं। मैं यह पंख परिवर्तन की गोली दादाजी को देना चाहता हूं। मैं यह स्वर्गीय भाग्य की गोली कबीले के सबसे प्रतिभाशाली छोटे भाई बहनों में से एक को देना चाहता हूं, ताकि वे प्रमुखता प्राप्त कर सकें। एक जीवन का मूल्य कितना है? अर्जुन ने जियांग कबीले के लिए पहले ही बहुत कुछ किया था, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, बहुत दूर है। अर्जुन के पास पहले से ही एक दिव्य प्रतिभा थी, उसमें एक और दिव्य प्रतिभा जोड़ने से कोई खास मदद नहीं होगी। अंत में उसने अपने लिए केवल एक दिव्य आत्मा की गोली छोड़ी, उसे निगल लिया और उसे परिष्कृत करने बैठ गया। दिव्य आत्मा की गोली तेजी से उसकी आत्मा को परिष्कृत कर रही थी, जिससे उसकी आत्मा को गहन दाव की साधना से गुजरे बिना ही बलपूर्वक एक दिव्य आत्मा में रूपांतरित होने की अनुमति मिल रही थी। इस समय अर्जुन को अपने मन में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता हुआ महसूस हुआ। उस प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर जितनी ही मजबूत थी। गहन दाव के साधकों के पास अपना कोई क्षेत्र नहीं था,
उन्हें अभी भी उनके मार्शल आर्ट क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। इस समय अर्जुन के पास मूल वापसी के तीसरे और चौथे स्तर के बीच एक आत्मा शक्ति थी। उसकी आत्मा शक्ति बहुत हिंसक रूप से बढ़ गई थी। एक ओर यह उनकी दिव्य प्रतिभा और गोली की शक्ति के कारण था। दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले से ही प्रोफाउंड दाव के लिए एक ठोस नींव रखी थी। वह आसानी से अधिकांश संरचनाओं को तोड़ सकता था और यहां तक कि अपने हाथ को हिलाकर एक स्वर्गीय डिपर दानव वशीकरण सरणी स्थापित कर सकता था जो लंबे समय से खो गई थी। यह दिव्य आत्मा की गोली वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और ध्यान से महसूस किया कि दिव्य आत्मा की गोली के प्रभाव का चरम बीत चुका था, लेकिन शेष औषधीय गुण उसकी दिव्य आत्मा का पोषण करना जारी रखते थे। शायद जब तक दिव्य आत्मा की गोली अपना प्रभाव पूरी तरह से खो देगी, तब तक वह अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को मूल वापसी के 5वें या 6ठे स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद उसने मिंग्यू हाउटियन मिरर को वापस ले लिया और शैतान सागर पर और अधिक समय तक नहीं रुका। वह मुड़ा और चला गया। स्थानिक अस्थायी मार्ग से गुजरने के बाद वह 9वीं मंजिल पर स्थानिक अस्थायी मार्ग के दौराहे पर पहुंचा। इस बार अर्जुन ने बाएं मार्ग को चुना और बाहर चला गया। उसके सामने का दृश्य चकित था। अर्जुन ने पाया कि वह पहले से ही एक विशाल समुद्र में प्रकट हो चुका था। उसने तुरंत अपने एसेंस फेदर विंग्स का उपयोग करके स्वयं को आकाश में उड़ने दिया। विशाल महासागर को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में है। शैतान सागर में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, वह सब अभी भी उसके मन में स्पष्ट था। मुझे आश्चर्य है कि ड्रीम बटरफ्लाई अब कैसी होगी। क्या तुम्हें उसका मालिक मिल गया? क्या उसने अपना हरा अग्निविष निकाल लिया? अर्जुन ने अंततः अपना सिर घुमाया और देखा कि दर्पण में शैतान सागर घूम गया और पूर्व की ओर उड़ गया। शैतान सागर की यात्रा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यह हाउरन संप्रदाय में लौटने का समय है। एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की संयुक्त परीक्षा से पहले लगभग 2 महीने बाकी हैं। असीम महासागर का सामना करते हुए अर्जुन ने पूर्व की ओर बिजली की सहायता से भागने का प्रयास किया ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि उसकी आत्मिक शक्ति उसकी चेतना में कितनी सहायता करेगी। उसका शरीर काली बिजली की चमक में बदल गया और तुरंत 100 मील दूर दिखाई देने लगा। इस बार उसे केवल भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन उसकी चेतना धुंधली नहीं हुई। वाकई यह कारगर है, अर्जुन प्रसन्न हुआ। हालांकि उसकी दिव्य आत्मा उसकी चेतना के बराबर नहीं थी, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा शक्तिशाली थी और उसकी चेतना भी एक हद तक मजबूत हो गई थी। उसने अपने दांत पीस लिए और दूसरी बिजली से बचने की कोशिश की। उसका शरीर एक बार फिर काली बिजली में बदल गया और 100 मील दूर दिखाई देने लगा। इस बार वह जमीन पर कदम रख चुका था, लेकिन सिर में तेज दर्द था। उसे चक्कर आ रहा था और आसमान घूम रहा था। 2 बार अर्जुन ने हाँफते हुए जल्दी से पैर मोड़कर बैठ गया। मैं पहले से ही बिजली से बचने का 2 बार इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। अध्याय 546 अचानक परिस्थिति। वास्तविक दुनिया में लौटकर अर्जुन अच्छे मूड में था। इस समय उसे लग रहा था कि वह एक पक्षी जितना लंबा था। सबसे पहले वह असीम ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंचा, जहां कई कहानियां घटित हुई थीं। उन्होंने ब्लैक फॉरेस्ट में एक गुप्त स्थान ढूंढ लिया और वहां एक टेलीपोर्टेशन व्यवस्था स्थापित कर दी। इस टेलीपोर्टेशन सरणी को प्रारंभिक बिंदु मानकर यदि उनके पीछे सड़क पर कोई खतरा हो तो वे एक और सरणी स्थापित कर सकते थे और सीधे ब्लैक फॉरेस्ट की ओर भाग सकते थे। अगर मैं एक बड़ा शहर ढूंढूं और कुछ दवा खरीदूं तो मैं बिजली जलाने वाली उंगली की शक्ति को अवशोषित करने और अपनी साधना बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन यदि आप मूल रिटर्न संप्रदाय के 5वें स्तर को पार कर जाते हैं तो आप एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की ग्रैंड परीक्षा में भाग लेने की योग्यता खो देंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की ग्रैंड परीक्षा में भाग लेना उसे हाउरन संप्रदाय द्वारा दिया गया एक कार्य था।
और वह निश्चित रूप से इसे छोड़ नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि अभी हम केवल अपने साधना क्षेत्र को ही दबा सकते हैं तथा सुधार करने से पहले महापरीक्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। डोंग वूशांग, मो ऋषि और तान बू हुई के 3 पुराने राक्षस पहले ही मर चुके थे। इस ब्लैक फॉरेस्ट में अब ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था जो अर्जुन को खतरा बन सके। वह पूर्व की ओर उड़ गया और हाउतियन साम्राज्य तक जाने के लिए उड़ते मालवाहक जहाज पर चढ़ने के लिए एक शहर खोजने का इंतजार नहीं कर सका। वह 3 दिन और 3 रात तक उड़ता रहा और फिर काले जंगल से बाहर निकल गया। इस समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई तीर उसके दिल में वापस जा रहा हो। भंडारण रिंग में एक मज्जा शोधन शास्त्र भी था। यह शास्त्र सूर्यदेव तकनीक के लिए बहुत लाभकारी था। दूसरा एक सरलीकृत स्वर्ण शरीर था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। यह शरीर को परिष्कृत करने वाला मार्शल कौशल अर्ध दानव शरीर को नियंत्रित करने की कुंजी थी। अर्जुन ने स्वीकार किया कि यद्यपि पश्चिमी क्षेत्रों की अपनी यात्रा से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ था, लेकिन जो चीज सबसे अधिक मूल्यवान थी वह थी ये 2 पुस्तकें। मज्जा शोधन शास्त्र सूर्य शिखर को बचा सकता है, जबकि स्वर्ण शरीर स्वर्गीय गहन संप्रदाय की साजिश को नष्ट कर सकता है। दूरी पर उसे पहले से ही कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा था। मैं आखिरकार इंसानों की दुनिया में लौट आया हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर से इंसानी रोशनी देखने का एहसास आम लोगों के लिए समझ से परे था। हालांकि ठीक इसी समय दूरी पर चमकती रोशनी के ऊपर अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। भन भनाना, एक अजीब सी आवाज ने दुनिया को हिला दिया। उसके तुरंत बाद आसमान जगमगा उठा। यह स्पष्ट रूप से रात का समय था, लेकिन पूरा आकाश दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि अर्जुन का अपना शरीर भी प्रतिदीप्ति की धुंधली परत से प्रतिबिंबित हो रहा था। अर्जुन दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि वह रोशनी क्या दर्शाती है। वह संदेह के साथ आगे की ओर उड़ता रहा। वह उस छोटे से शहर के जितना करीब पहुंचता, आसमान उतना ही चमकीला होता। जब वह कुछ दूर तक पहुंचा तो उसने पाया कि उस छोटे से शहर में एक घर के आकार का मोती हवा में तैर रहा था। रात्रि के आकाश को प्रकाशित करने वाला प्रकाश उस विशाल मोती से आ रहा था। वह क्या है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। इस तरह का मोती थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसका क्या उपयोग था? यह पहली बार था जब अर्जुन ने ऐसी चीज देखी थी, लेकिन उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। कुछ देर के लिए बाहर उड़ने के बाद अचानक सभी दिशाओं से बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार उड़कर आए। उनमें से मानव मार्शल कलाकार और दानव जाति के विशेषज्ञ भी थे। ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं से आए थे, लेकिन उनका लक्ष्य केवल एक था और वह था अर्जुन। उन मानव मार्शल कलाकारों ने भी बहुत अलग पोशाक पहनी थी। साधारण निष्क्रिय मार्शल कलाकार थे और पश्चिमी क्षेत्रों की डार्क फोर्स के कई सदस्य भी थे। उच्चतम साधना क्षेत्र वाला व्यक्ति स्वर्गीय युवान क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता था। सबसे निचला स्तर केवल मूल वापसी के दूसरे या तीसरे स्तर पर था। तियान युआन के ऊपर के मार्शल कलाकार आकाश में उड़ रहे थे, जबकि तियान युआन के नीचे के मार्शल कलाकार उड़ते हुए राक्षसी जानवरों पर सवार थे। अर्जुन का दिल डूब गया। यह वही है, वह अर्जुन है। जैसे ही वे लोग दौड़े, राक्षसों में से एक ने अचानक अर्जुन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, उसे पकड़ो। तुमने उसे कैसे पहचाना? अर्जुन चौंक गया। वह भेष बदलकर आया था और यह पहली बार था जब उसने उन लोगों को उसका पीछा करते देखा था। लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी पहचान ली। आह, तो यह इस तरह है। जब अर्जुन ने देखा कि उन लोगों के शरीर पर कोई प्रतिदीप्ति नहीं थी, केवल उसके अपने शरीर पर थी, तो उसे अचानक एहसास हुआ, हवा में तैरता मोती वास्तव में एक पूर्व चेतावनी प्रभाव था। जब तक वह एक निश्चित दूरी के करीब था, मोती चमकता था। उसी समय उसका शरीर भी प्रतिदीप्ति को प्रतिबिंबित करता था, जिससे लोग उसे एक नज़र में पहचान सकते थे। अर्जुन,
चलो देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। 6 तियानयुआन 3 दान मार्शल कलाकार सबसे तेज गति से दौड़े। उनमें से 6 ने पहले और बाद में डर के साथ हमला किया और उन्होंने युआन क्यूई की तेज धारें अर्जुन की ओर फेंकी। शिट! अर्जुन का दिल धड़क उठा। 6 तियानयुआन 3 डैन मार्शल कलाकारों का तो जिक्र ही नहीं। अगर उनमें से सिर्फ एक भी होता तो वह उन्हें हरा नहीं सकता था। वह जल्दी से जमीन पर उतरा। चूंकि 6 मार्शल कलाकार अभी भी उससे बहुत दूर थे, इसलिए अर्जुन स्वर्ग मूल क्षेत्र के युआन क्यूई हमले को चकमा देने में सक्षम था। जमीन पर उतरने के बाद अर्जुन ने तुरंत सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए जमीन पर एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित की। अर्जुन का पीछा करने के लिए और भी लोग उड़कर आए। वे लोग बदबू से आकर्षित होकर मक्खियों की तरह दौड़े चले आए। उनमें से 6 निकटतम स्वर्ग मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार अर्जुन से केवल 500 मीटर की दूरी पर थे। वह मेरा है। बकवास! जो भी तुम्हें पहले पकड़ेगा वह तुम्हारा होगा। 6 मार्शल कलाकार आगे बढ़े और अर्जुन की ओर युआन क्यू हमलों का दूसरा दौर शुरू कर दिया। स्वर्गीय युआन क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा उत्सर्जित सार क्यूई गति या तीव्रता की परवाह किए बिना रिटर्निंग युआन क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा उत्सर्जित क्यूई से कहीं अधिक था। यह बस एक क्षैतिज रेखा पर नहीं था। 500 मीटर की दूरी पर स्वर्गीय मूल क्षेत्र का युआन क्यूई पलक झपकते ही सीटी बजाता हुआ आ गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन की टेलीपोर्टेशन सरणी पूरी हो गई थी। वह तुरंत सरणी में कूद गया और शून्य पत्थर को सक्रिय कर दिया। हू! अर्जुन, जो टेलीपोर्टेशन सरणी में था, अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। जिस समय वह गायब हुआ, उसी समय दुर्जेय युआन क्यूई की 6 किस्में एक पल में अर्जुन के स्थान पर आ गिरी और टेलीपोर्टेशन सरणी में जा गिरी। वूश! ब्लैक फॉरेस्ट में एक अन्य टेलीपोर्टेशन सरणी पर प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। प्रकाश की किरण स्वयं अर्जुन में परिवर्तित हो गई। जैसे ही अर्जुन प्रकट हुआ, वह हिंसक रूप से बोला, आखिर क्या हो रहा है? वे दुष्ट लोग मुझे देखते ही मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? जूनियर भाई अर्जुन, क्या वह जूनियर भाई अर्जुन आगे है? अचानक दूर से एक जोरदार आवाज आई। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ लिया, लेकिन उस व्यक्ति की शक्ल देखने के बाद उसने अपनी सतर्कता ढीली कर दी। जो लोग आए थे, उनमें फेयुन मंदिर से युंडू और उसके 7 या 8 बड़े भाई शामिल थे। जब युंडू ने अर्जुन को देखा, तो उसने राहत की लंबी सांस ली और खुशी से कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सौभाग्य से तुम अभी भी जीवित हो। अर्जुन ने कहा, वरिष्ठ भाई युंडू, यह है। युंडू ने कहा, अर्जुन, स्थिति अच्छी नहीं है। गहन आकाश संप्रदाय ने पूरे पश्चिमी क्षेत्रों में एक स्वर्गीय जाल स्थापित किया है और वे काले और सफेद दोनों में विशेषज्ञ हैं। वे सभी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। क्या? अर्जुन का दिल क्रोध से भर गया। जब वह शैतान सागर में था, तो उसने युआन मेंग को इस मामले का जिक्र करते हुए सुना था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गहरा आकाश संप्रदाय इतना बड़ा होगा। युंडू ने कहा, गहन आकाश संप्रदाय को प्राचीन मार्शल कब्र से बड़ी संख्या में अजीब रत्न मिले हैं। वे रत्न किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव और युआन क्यूई उतार चढ़ाव का पता लगा सकते हैं। उन्होंने इन रत्नों को पश्चिमी क्षेत्रों के प्रत्येक शहर या यहाँ तक कि प्रत्येक छोटे कस्बे के ऊपर स्थापित किया। एक बार जब आप करीब पहुंचेंगे तो वे रत्न चमक उठेंगे। अध्याय 547 हर जगह जश्न मनाएं। युंडू के समझाने के बाद अर्जुन ने अंततः सामान्य स्थिति को समझा। पश्चिमी क्षेत्रों के सभी शहर और कस्बे पूर्व चेतावनी रत्नों से आच्छादित थे। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन द्वारा उन स्थानों पर छोड़े गए कुछ रक्त को पाया जहां अर्जुन ने लड़ाई लड़ी थी और इसे पूर्व चेतावनी रत्नों में मिला दिया। जैसे ही अर्जुन रत्नों के करीब पहुंचता, वे चमकने लगते और अर्जुन को रोशन कर देते। इस बार स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने अर्जुन को जीवित पकड़ने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया था।
और उन्होंने उसे एक आश्चर्यजनक इनाम भी दिया था। अचानक पूरा पश्चिमी क्षेत्र बेचैन हो गया। पश्चिमी क्षेत्र की सभी सेनाएं अर्जुन की खोज में लग गईं। उनमें से दानव जाति और अंधेरे बलों के सदस्यों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अफवाहों के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रों के अधिकारी भी लुभाए गए थे। उन्होंने सैन्य विशेषज्ञों को साधारण योद्धाओं के रूप में प्रच्छन्न किया और अर्जुन की भी खोज कर रहे थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शहर और कस्बे अत्यंत अव्यवस्थित थे, आकाश में तारों की तरह, जो पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैले हुए थे। शहर से दूर जंगल में भी उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार गश्त कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि इन लोगों में से उच्चतम स्तरीय मार्शल कलाकार पहले ही स्वर्ग स्क्रेयर दायरे में पहुंच चुके थे। वे अर्जुन के ठिकाने का बेहतर पता लगा सकते थे। लेकिन अगर अर्जुन जंगल में न जाकर शहर में जाता, तो स्वर्ग मूल क्षेत्र और स्वर्ग स्कायर क्षेत्र विशेषज्ञ की गति पर भरोसा करते हुए वह जल्दी से शहर के पास पहुंचने और अर्जुन को पकड़ने में सक्षम हो सकता था। मूलतः स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संचालन को स्वर्गीय जाल के रूप में वर्णित करना अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। इस बार पंख लगाकर भी उड़ना सचमुच कठिन था। यह खबर सुनने के बाद अर्जुन के दिल का गुस्सा अब शांत नहीं हो सका। युंडू ने कहा, आपने चरणहीन क्लैश उंगली सीख ली है। इस तरह की उंगली तकनीक किसी भी शीर्ष विशेषज्ञ के लिए एक बड़ा खतरा है। उस दिन झुआनजोंग संप्रदाय ने दुनिया के मार्शल दाव को आदेश देने की कोशिश की, इसलिए पहली चीज जो उन्हें करने की जरूरत है वह है आपके दिल में इस बड़ी परेशानी से छुटकारा पाना। यह सही है। यहां तक कि अर्ध संत क्षेत्र के विशेषज्ञ भी क्लेश मुक्त उंगली से डरते हैं। वे ऐसे व्यक्ति को कैसे जीवित रहने दे सकते हैं जो इस तरह की उंगली तकनीक जानता है? अगर अर्जुन एक दिन और जीवित रहे तो उन्हें सोने और खाने में परेशानी होगी। तो क्या मैं असहाय नहीं हो जाऊंगा और पृथ्वी पर प्रवेश करने का मेरा कोई रास्ता नहीं होगा? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। युंडू ने कहा, स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हाउतियन साम्राज्य को इस खबर के बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका है। युनडू ने आगे कहा, 2 दिन पहले लुओफी नामक एक सैन्य जनरल एक साधारण मार्शल कलाकार के वेश में फेयुन मंदिर में आया था। जैसे ही वह बोल रहा था, युंडू ने एक नक्शा निकाला। अर्जुन ने झुककर देखा और पाया कि यह एक सीमा मानचित्र था जो पूरे पश्चिमी क्षेत्रों को कवर करता था। कुछ शहरों पर तो उसने लाल ब्रश से वृत्त भी बनाए थे। युंडू ने कहा, 100 साल से भी अधिक समय पहले हाउतियन साम्राज्य ने पश्चिमी क्षेत्रों को हराया और पश्चिमी क्षेत्रों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में हाउतियन सेना के स्काउट पश्चिमी क्षेत्रों में घुस गए और इन स्पिरिट सीलिंग संरचनाओं को पीछे छोड़ गए। स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन? अर्जुन का दिल धड़क उठा। इस तरह का फॉर्मेशन एक मार्शल आर्टिस्ट को युआन क्यूई के सभी उतार चढ़ाव, जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव और यहां तक कि रक्त विशेषताओं से भी बचा सकता है। हालांकि इस स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन को स्थापित करने के लिए कम से कम एक फॉर्चून रियल्म विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। तुम सही हो, ये संरचनाएं सम्राट हाउटियन द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित की गई थीं। युंडू ने सिर हिलाया और कहा, हाउटियन और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद इन संरचनाओं को छोड़ दिया जाएगा। यह मामला मूल रूप से सेना का रहस्य था, इसलिए इसका लीक होना असंभव है। हालांकि इस बार हाउटियन साम्राज्य आपकी रक्षा करने के लिए दृढ़ है और उन्होंने इस महान रहस्य को प्रकट करने में भी संकोच नहीं किया। इस मानचित्र पर प्रत्येक चिह्नित शहर के नीचे एक स्पिरिट सीलिंग संरचना छिपी हुई है। आप संरचना में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी आभा को अवरुद्ध कर सकते हैं। हालांकि आपको यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक संरचना आपकी आभा को केवल 3 दिनों तक ही रोक सकती है। इन 3 दिनों में आपको अगले स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन की ओर भागना चाहिए, अन्यथा
एक बार जब आपकी आभा लीक हो जाएगी तो आप तुरंत बड़ी संख्या में विशेषज्ञों से घिर जाएंगे। लुओफी ने आपके लिए एक पत्र भी छोड़ा है। अर्जुन ने पत्र लिया और उसे पढ़ा। अर्जुन, हम पहले ही जान चुके हैं कि गहन आकाश संप्रदाय आप पर हमला करने जा रहा है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों के नायकों को दबाने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजना हमारे लिए असंभव है। सबसे पहले इससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। दूसरे, आप केवल एक मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं और हाउटियन सेना आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती। साथ ही हाउजिंग ने यह भी आदेश जारी किया कि प्रकृति संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञों को पश्चिमी क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञ भी आ जाएंगे। उस समय यह बहुत संभावना थी कि संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। शाही सेना की सहायता के बिना प्रकृति का असीम संप्रदाय गहन आकाश संप्रदाय के लिए एक मुकाबला नहीं होगा और वे इस लड़ाई में भी नष्ट हो सकते हैं। अब हम आपको जो सहायता दे सकते हैं वह पहले से ही सीमा की सीमा है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। हालांकि चिंता मत करो, जब तक आप हाउटियन साम्राज्य में कदम रखेंगे, हमारी हाउटियन सेना आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकेगी। यदि पश्चिमी क्षेत्रों के मार्शल चिकित्सकों ने सीमा पार करने और उनका पीछा करने की हिम्मत की, तो हमारा हाउतियन साम्राज्य हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा और पीछे कोई जमीन नहीं छोड़ेगा। उत्तरी वाइल्डरनेस बॉर्डर गार्ड्स के लेफ्टिनेंट कर्नल लुओफेई ने एक कलम छोड़ी। लोहे की तरह कसी हुई लिखावट को देखकर अर्जुन का दिल गर्व से भर गया। चलो, अगर मैं, अर्जुन, पश्चिमी क्षेत्रों की सीमा से बाहर कदम नहीं रख सकता, तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। अभी आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो मेरे पीछे पीछे फेयुन मंदिर तक आना और दूसरा पश्चिमी क्षेत्रों से बाहर निकल जाना। युंडू ने कहा। मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहता हूं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फेयुन मंदिर में रुक गया और घेर लिए जाने का इंतजार करने लगा। युंडू ने अपने हाथ जोड़े और कहा, स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन में प्रवेश करने से आपकी सभी विशेषताएं और उतार चढ़ाव छिप सकते हैं, लेकिन आपके लोग इसे मनुष्यों की आंखों से नहीं छिपा सकते। इस समय पश्चिमी क्षेत्र काले और सफेद जासूसों से भरा हुआ है। वे अभी भी तुम्हारे निशान खोज लेंगे। एक लड़ाई निश्चित रूप से अपरिहार्य होगी, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि लड़ाई जल्दी खत्म होनी चाहिए। तुम्हें जंगल में उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जूनियर भाई अर्जुन, मैं आशा करता हूं कि आपकी यात्रा अच्छी रहेगी। धन्यवाद वरिष्ठ भाई युंडू, मैं भविष्य में आपसे मिलूंगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां और हाथ जोड़े, अपने युआन क्यू पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। उड़ते हुए उसने अपने हाथ में नक्शा देखा। उसके सबसे करीब स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन आयरनवुड सिटी में स्थित था, जिस शहर पर उसने अभी अभी घेरा डाला था। इस शहर में प्रवेश करने के लिए उसे निश्चित रूप से दुश्मन से सीधा टकराव करना होगा। अर्जुन ने अपनी स्टोरेज रिंग निकाली और उसमें से 2 ब्रीथ सेवरिंग पिल्स डालीं। इसे निगलने के बाद यह एक मृत व्यक्ति की तरह हो जाएगा। प्रत्येक ब्रीथ सेवरिंग पिल का प्रभाव केवल 1 घंटे तक ही रह सकता था। ब्लैक फॉरेस्ट से बाहर निकलने में अर्जुन को 3 दिन और लगे, लेकिन इस बार कई विशेषज्ञ पहले से ही उस क्षेत्र में मौजूद थे जहां उस पर हमला हुआ था, इसलिए उसने एक नया मार्ग चुना। जब वह 200-300 किलोमीटर दूर आयरनवुड सिटी के पास पहुंचे तो रात का आसमान अचानक फिर से जगमगा उठा। दूसरी ओर अर्जुन के शरीर पर प्रतिदीप्ति की एक परत प्रतिबिंबित हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत सांस रोकने वाली गोली निगल ली। जब गोली का असर शुरू हुआ तो आसमान में रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। अभी बहुत से लोग मुझे खोज रहे होंगे, हमें जल्दी करनी होगी। अर्जुन अब और उड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। इस तरह लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाएगा और वह अपने पैरों का उपयोग करके आयरनवुड सिटी की ओर बेतहाशा भाग जाएगा। जब उसने अपने आस पास युआन क्यूई में भारी उतार चढ़ाव महसूस किया
तो उसने तुरंत छिपने के लिए एक जगह ढूंढ ली। युआन क्यूई में उतार चढ़ाव के बीच जाने के बाद वह बाहर आया और अपनी यात्रा जारी रखी। 2 से 3 सौली ने कहा कि यह पास नहीं था, लेकिन यह दूर भी नहीं था। अर्जुन रुक गया और आयरनवुड सिटी में प्रवेश करने से पहले 40 मिनट तक चला। इस समय आयरनवुड सिटी में बहुत शोर था। पूरा शहर लाल लालटेनों से भरा हुआ था, मानो किसी महत्वपूर्ण घटना का जश्न मना रहा हो। अर्जुन ने अपना हुड नीचे किया और चुपचाप भीड़ के बीच से चला गया। अर्जुन को भी पता था कि थिएमू शहर में इतनी हलचल क्यों थी, क्योंकि वह राहगीरों की उत्साहित बातें सुनता था। गहन आकाश संप्रदाय ने औपचारिक रूप से 6 महान संप्रदायों को चुनौती दी और सभी महाद्वीपों से मार्शल कलाकारों को गवाह के रूप में 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में आमंत्रित किया। यह पिछले 1000 वर्षों में मार्शल दुनिया में घटित सबसे जीवंत घटना थी। इस समय चाहे वह ब्लू टाइड महाद्वीप हो, 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप हो या लाल पृथ्वी महाद्वीप हो, हर कोई जश्न मना रहा था। एहसान अभी भी ठंडा था। जैसा कि कहावत है, प्रत्येक कबीले ने अपने संप्रदाय के सामने बर्फ को साफ किया। बहुत से संप्रदाय 6 प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के साथ सहानुभूति नहीं रखते थे। इसके विपरीत अधिक लोग गुप्त रूप से प्रसन्न थे। 1000 साल से ज्यादा समय से आपके पास एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय क्यों है? इस बार गहन आकाश संप्रदाय के लिए आपको सबक सिखाने का समय आ गया है। 6 महान संप्रदायों की प्रतिष्ठा खत्म होने के बाद और भी संप्रदाय उभरेंगे। उसने एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय की गद्दी को बेतहाशा छीन लिया। शो देखना कभी भी बहुत बड़ी बात नहीं होती। अध्याय फार्म 148 प्रथम आत्मा सीलिंग सरणी। अर्जुन ने अपना हुड नीचे किया, जिससे उसका आधा चेहरा ढक गया और वह चुपचाप भीड़ के बीच से निकल गया। बेशक युंडू अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग सभी काले और सफेद ताकतें बाहर निकल गई थीं और पूरे पश्चिमी क्षेत्रों में अनगिनत जासूस स्थापित कर दिए थे। तथ्यों ने साबित कर दिया था कि इतने बड़े रत्न के बिना भी अर्जुन के लिए दुश्मन से टकराव से बचना मुश्किल था। अब तक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ था कि कम से कम 10 बार ऐसा हुआ था जब सभी दिशाओं से एक धुंधली सी नजर उसके पास से गुजरी थी। यद्यपि अर्जुन के चेहरे पर मानव त्वचा का मुखौटा था और उसने अपना रूप बदल लिया था, प्राचीन काल से अंधेरी ताकतों ने अनगिनत उच्च शक्ति वाले स्काउटिंग तरीकों का भी इस्तेमाल किया था। सौभाग्य से श्वास रोग की गोली काफी शक्तिशाली थी। इस समय सबकी नजरों में वह बिना किसी सीमा के एक साधारण व्यक्ति था। सड़कों पर शोरगुल था। अर्जुन ने नक्शा निकाला और करीब से देखा। पिछले 100 सालों में हवा और बादल बदल गए थे। हाउटियन सेना के स्काउट्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन अब पहले जैसी नहीं रही। आयरनवुड सिटी का स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन कभी आयरनवुड सिटी के बाहर एक जानवर के बाड़े के नीचे स्थित था। हालांकि इतने सालों के बाद आयरनवुड सिटी का कई बार विस्तार किया गया और अब यह एक रेस्तरां द्वारा कवर किया गया है। सौभाग्य से अर्जुन ने रेस्तरां की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। इस तरह की जगह बहुत अच्छी थी। वह खुलेआम अंदर जा सकता था। जैसे ही वह रेस्तरां की ओर बढ़ा, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कम से कम मूल वापसी चरण के चौथे स्तर का एक मार्शल कलाकार उसकी ओर आ रहा है। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी नजर सड़क पर मौजूद भीड़ पर थी। हालांकि उसके इरादे अर्जुन की नजर से बच नहीं पाए। अर्जुन का दाहिना हाथ उसकी ढीली आस्तीन में छिपा हुआ पहले से ही मुट्ठी में बंद था, किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार। अपरिचित मार्शल कलाकार आखिरकार अर्जुन के पास पहुंचा और उसे पीछे धकेलने का नाटक किया। उसका दाहिना हाथ जल्दी से अर्जुन के आलिंगन में पहुंच गया और जल्दी से बाहर निकल गया। यह क्रिया बहुत तेज थी और आम लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने कई बार सोचा कि क्या करना चाहिए। क्या होगा अगर वह व्यक्ति उसके गले लग जाए और उसके हाथ में खंजर हो? लेकिन अर्जुन ने इसे सहन किया और उस व्यक्ति ने सिर्फ अर्जुन के गले से एक पर्स चुराया था।
यह नानपिंग फैशन में सोने के सिक्कों से भरा एक पर्स था। हर बार कुछ खरीदते समय उसे अपनी स्टोरेज रिंग खोलने की जरूरत नहीं थी। यह एक परीक्षा है। यह एक परीक्षा ही होगी। अर्जुन ने सीधे सामने देखा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और रेस्तरां की ओर चलना जारी रखा। अगर उसे पता चलता कि उसका पर्स चोरी हो गया है, तो वह निश्चित रूप से मार्शल कलाकार का संदेह जगा देगा। वेटर, अतिथि कक्ष, पहली मंजिल। अर्जुन चेहरे पर मुस्कान लिए काउंटर पर आया और अपना पर्स छुआ। हालांकि जब उसने उसे छुआ तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने उत्सुकता से पूछा, अरे, मेरा पर्स कहाँ है? काउंटर के पीछे खड़ा वेटर तुरंत हंस पड़ा। अतिथि, बिना पैसे के आप दुकान में नहीं रह सकते। इस समय अर्जुन का पर्स चुराने वाला मार्शल आर्टिस्ट वापस आया। उसने काउंटर पर एक सोने का सिक्का पटक दिया और कहा, मैं इस युवा मास्टर के पैसे चुका दूंगा। ठीक है, अब एक कमरा व्यवस्थित करो। वेटर मुस्कुराया और पीछे की दीवार से चाबी पकड़ ली। धन्यवाद दोस्त। अर्जुन ने आभारी होने का नाटक किया। मार्शल आर्टिस्ट ने धीरे से अर्जुन के कंधे को थपथपाया और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हाल ही में चीजें शांतिपूर्ण नहीं रही हैं। दोस्तों को फंसने से बचने के लिए छद्म तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इतना कहकर मार्शल आर्टिस्ट मुस्कुराया और रेस्तरां से बाहर चला गया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह व्यक्ति वास्तव में बता सकता था कि उसने भेष बदला है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। अर्जुन ने चाबी ली और अपने कमरे में चला गया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और पुष्टि की कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तभी उसने बिजली का बोल्ट खोला और भूमिगत देखा। जमीन के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। जमीन से 50 मीटर नीचे एक भूमिगत गुफा थी। अंदर एक सरणी बनी हुई थी। अनावश्यक हरकतों से बचने के लिए अर्जुन ने सीधे शून्य पत्थर का इस्तेमाल किया ताकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से जमीन में धंस जाए। वह पलक झपकते ही भूमिगत गुफा तक पहुंच गया। यह गुफा रेस्तरां के मुख्य हॉल के आकार की थी तथा इसके चारों ओर मोटी धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने धूल उड़ा दी और संरचना पर खड़ा हो गया। इस समय सांस सील करने वाली गोली का असर भी गायब हो गया था। इसके तुरंत बाद उसने अपनी युआन क्यूई को थोड़ा प्रसारित किया। स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और फॉर्मेशन से प्रकाश की एक हल्की परत निकली जिसने अर्जुन को घेर लिया। प्रकाश के फीके पड़ने के बाद अर्जुन ने पाया कि उसके जीवन और युआन क्यूई में उतार चढ़ाव उसके रक्त सार गुण के साथ पूरी तरह से गायब हो गए थे। लेकिन अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वह अपनी युआन क्यूई की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। दूसरे शब्दों में, अन्य मार्शल कलाकार भी यह महसूस कर सकते थे कि अर्जुन एक 5वें स्तर का मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार था, लेकिन वे अर्जुन के युआन क्यूई उतार चढ़ाव को महसूस करने में असमर्थ थे। आखिरकार यह स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन अमूल्य ब्रीथ सीलिंग पिल से कमतर था और यह एक ही समय में दायरे को अवरुद्ध करने में असमर्थ था। लगता है इस बार हम सचमुच कहीं नहीं जा रहे हैं। अर्जुन ने स्पिरिट सीलिंग एरे की जांच की। वह मूल रूप से स्पिरिट सीलिंग एरे के बगल में एक टेलीपोर्टेशन एरे को पुनर्व्यवस्थित करना चाहता था ताकि जब भविष्य में उसे खतरे का सामना करना पड़े तो वह तुरंत वापस टेलीपोर्ट कर सके। दुर्भाग्य से इस स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का प्रभाव केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्जुन ने इसे वास्तव में समाप्त होने से पहले एक बार इस्तेमाल किया था। अगर इसे भविष्य में वापस टेलीपोर्ट किया जाता तो क्या उसे पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए कोई स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होता? ऐसा लग रहा था कि हाउचियन सेना ने जानबूझकर स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने का आखिरी अधिकार बरसात के दिन के लिए छोड़ दिया था। इस बार उन्होंने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने का कीमती अधिकार खुद को सौंप दिया था। ब्लैक फॉरेस्ट में टेलीपोर्टेशन सरणी के लिए यह अब उपयोग करने योग्य नहीं था। टेलीपोर्टेशन सरणी की एक जोड़ी थी। भले ही अर्जुन ने एक तीसरा टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित किया हो,
फिर भी तीसरा टेलीपोर्टेशन सरणी अप्रभावी होगा। स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन का उपयोग केवल 3 दिनों के लिए किया जा सकता है। इन 3 दिनों में मुझे अगले शहर में भागना है। अर्जुन ने नक्शा खोला और ध्यान से देखा। नक्शे पर लाल पेन से कुल 8 शहर चिह्नित थे। क्रम इस प्रकार था: आयरनवुड सिटी, क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी, फान्यू सिटी, डुओलुओ सिटी, लोन मून सिटी, मूनगेजर सिटी, ब्लैक जियांग सिटी और विथर्ड सी सिटी। विशाल ब्लैक फॉरेस्ट के अलावा हाउटियन सीमा यहाँ से लगभग 350,000 मील दूर थी। 8 शहरों में से प्रत्येक के बीच की दूरी औसतन लगभग 40,000 मील थी। हालांकि 8 शहरों के बीच की दूरी एक जैसी नहीं थी। कुछ शहर पास थे, कुछ दूर थे, कुछ शहर पास थे और कुछ शहरों तक सीधे उड़ने वाले वाहनों से पहुंचा जा सकता था। जो शहर दूर थे, उन्हें पहुंचने से पहले मालवाहक उड़ान जहाज पर चढ़ना पड़ता था। हुश! अर्जुन ने गहरी सांस ली। शून्य पत्थर द्वारा निगले जाने से अपनी चेतना को पुनः प्राप्त करने के बाद उसने फिर से लाइटनिंग एस्केप का उपयोग किया और ऊपर सराय में वापस आ गया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और रेस्तरां से बाहर चला गया। बाहर की सड़कें अभी भी शोर से भरी हुई थीं, लेकिन इस बार अर्जुन एक मार्शल दाव क्षेत्र के साथ बाहर आया। माफ कीजिए, जानवरों के बाड़े का निकटतम पट्टा स्थान कहाँ है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए एक राहगीर से पूछा। ओह, यहां से पूर्व की ओर जाओ। जब तुम पूर्वी सिटी गेट के पास पहुंचोगे तो तुम इसे देख पाओगे, उस व्यक्ति ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाकर उसे धन्यवाद दिया। वह तुरंत शहर के पूर्व की ओर चल पड़ा। उसने अपनी गति धीमी कर दी और ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करने की कोशिश की। पूर्वी द्वार पर गंतव्य बीस्ट पैवेलियन मैनेजर ने आलस से पूछा। क्रिम्सन फिर्मामेंट सिटी, अर्जुन ने नाम दिया। व्यवस्थापक ने सिर हिलाया और कहा, 30,000 स्वर्ण सिक्कों की जमा राशि का भुगतान करें। 5 दिनों के भीतर क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी में उड़ने वाले राक्षसी जानवर को वापस करें। जमा राशि आपको वापस कर दी जाएगी। दैनिक शुल्क 500 स्वर्ण सिक्के होंगे। प्रत्येक ओवरटाइम दिन के लिए किराया दोगुना हो जाएगा। अध्याय 549, दूसरा स्पिरिट सीलिंग एरे। अर्जुन निर्दिष्ट पशु बाड़े में पहुंचे। बाड़े में कुछ निम्न श्रेणी के ग्रिफिन थे। वे दिन में केवल 10,000 मील ही उड़ सकते थे और उन्हें रात में आराम करना और खाना पड़ता था। आयरनवुड सिटी से क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी तक की दूरी 30,000 ली थी। इस बार यह दूरी थोड़ी कम थी। मुझे कुछ तेज चाहिए। अर्जुन ग्रिफिन से संतुष्ट नहीं था और उसने अपना सिर हिलाया। गेल ग्रिफिन 20,000 ली प्रतिदिन, 70,000 जमा। हर दिन व्यवस्थापक अर्जुन को दूसरे जानवर बाड़े क्षेत्र में ले गया और कहा, गेल ग्रिफिन 20,000 ली प्रतिदिन, 70,000 जमा। हर दिन। कहने की जरूरत नहीं है, हमें गेल ग्रिफिन की जरूरत है। अर्जुन ने एक स्टोरेज कार्ड निकाला और प्रशासक के बिल पर 70,000 सोने के सिक्के लिख दिया। उसने स्टोरेज कार्ड को एक मोहर के रूप में इस्तेमाल किया और उस पर 70,000 सोने के सिक्के शब्द की मुहर लगा दी। इस हस्तलिखित डेटा और मुहर के साथ प्रशासक किसी भी समय बैंक में जाकर 70,000 सोने के सिक्के निकाल सकता था। अर्जुन के लिए यह पैसा कुछ भी नहीं था और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अर्जुन गेल ग्रिफिन पर चढ़ गया और चला गया। अर्जुन ने युंडू की चेतावनी को अच्छी तरह याद रखा और पूरे रास्ते उड़ान भरी तथा उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों से मिलने से बचने के लिए जंगल से यथासंभव दूर जाने के लिए आधिकारिक मार्ग का चयन किया। अगली बार यह आसान हो जाएगा। आकाश में गेल ग्रिफिन की पीठ पर अर्जुन ने पैर मोड़कर बैठ गया और अपने शरीर को पुनः ऊर्जा देने के लिए कुछ पका हुआ मांस खाया। तिमू शहर ब्लैक फॉरेस्ट के किनारे पर स्थित था। यह संभावना थी कि अर्जुन शैतान सागर में चला गया था, इसलिए तिमू शहर में केवल कुछ ही स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी में हेवन ओरिजिन रियल्म विशेषज्ञों की संख्या अत्यंत दुर्लभ होनी चाहिए।
खासकर जब से उसने पहले ही एक बार आयरन वुड सिटी में अपने ठिकाने का खुलासा कर दिया था। उसे डर था कि पश्चिमी क्षेत्रों से उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के एक समूह को पहले ही आयरन वुड सिटी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। अर्जुन खुले में सो गया और घोड़ा नहीं रुका, और अगले दिन शाम के समय क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी पहुंच गया। उसने गेल ग्रिफिन को अस्थायी रूप से पूर्वी जानवरों के बाड़े में संग्रहीत किया और उसे वापस नहीं किया। इसके बजाय उसने 5 दिनों के लिए अपना पट्टा नवीनीकृत किया। फिर वह दूसरे स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन की खोज के लिए शहर में चला गया। क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी आयरन वुड सिटी से थोड़ी बड़ी थी और स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी के केंद्र में स्थित था। इस बार वह अपने साधना क्षेत्र के साथ शहर में प्रवेश कर चुका था। शहर में प्रवेश करते ही उसे 3 निगाहों ने पकड़ लिया। क्या जाल है! कोई भी मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार, उन्हें इसकी जांच करनी होगी। अर्जुन ने बस अपना हुड उठाया और खुलेआम आगे बढ़ गया, और अधिक संदेह को आकर्षित करने के लिए टाल मटोल करने की बजाय बस जाने देना बेहतर था। निश्चय ही उसके कार्यों के कारण 2 दिशाओं से निगाहें उससे हट गईं, जबकि अंतिम निगाह अभी भी उसका पीछा कर रही थी। अर्जुन कुछ दूर आगे बढ़ा और 2 मजबूत आदमी विपरीत दिशा से चले आए। ये दोनों आदमी क्रमशः गुई युआन के 6ठे स्तर और गुई युआन के 5वें स्तर पर थे। दोनों मजबूत आदमी अर्जुन में रहते थे, और उनमें से एक ने सीधे अर्जुन के कंधे को पकड़ लिया। उसने अपने बगल की गली की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो बात करते हैं। अर्जुन चुपचाप उन दोनों का पीछा करते हुए संकरी गली में चला गया। मार्शल आर्टिस्ट में से एक ने अर्जुन की पीठ पर खंजर से वार किया। 6ठे स्तर पर मौजूद ताकतवर आदमी ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, नाम, उत्पत्ति। अर्जुन ने कहा, छांगडोंग, हाउतियन साम्राज्य, निष्क्रिय मार्शल कलाकार, दोस्तों को खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में आते हैं। मजबूत आदमी ने कहा, अपनी युआन क्यूई छोड़ दो। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और युआन क्यूई की एक लहर उसकी हथेली में उछल पड़ी। मजबूत आदमी ने अर्जुन की युआन क्यू को महसूस किया और कहा, उसके पास तो कोई विशेषता भी नहीं है, क्या बेकार मार्शल आर्टिस्ट है। उज्ज्वल हथियार। अर्जुन ने सहजता से अपनी भंडारण रिंग से एक लंबी तलवार निकाली। मजबूत आदमी ने तलवार को देखा और दूसरा चित्र निकाला। उसने इसकी तुलना अर्जुन के चेहरे से की। चित्र में अर्जुन को दर्शाया गया था। हाँ, मजबूत आदमी ने सिर हिलाया और अपनी छाती से सफेद कागज का एक टुकड़ा निकाला। उस पर एक चील बना हुआ था, और उसने सफेद कागज अर्जुन की पीठ पर चिपका दिया। हमारे मानव संसाधन बर्बाद मत करो। इस कागज के टुकड़े के साथ क्रिम्सन फिर्मामेंट सिटी में कोई भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। चलो चलते हैं। अर्जुन ने उन दोनों को धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ा। ऐसा लग रहा था कि स्कारलेट फिर्मामेंट सिटी में काले और सफेद रास्ते हर मार्शल कलाकार को सेंसर कर देंगे। एक ही व्यक्ति की सेंसरशिप को दोहराने से बचने के लिए वे सेंसरशिप पास करने वाले मार्शल कलाकार की पीठ पर एक संप्रदाय का प्रतीक चिपका देंगे। जब कोई इस आकृति को फिर से देखता है तो वे अर्जुन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। सचमुच रास्ते में अर्जुन को यह महसूस होता रहा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन कोई भी उससे पूछने नहीं आया। क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी की यह यात्रा सहज मानी गई। अर्जुन को स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन मिलने के बाद उसने इसे फिर से सील कर दिया। फिर उसने गेल ग्रिफिन लिया और तीसरे शहर फैन्यू सिटी की ओर उड़ान भरी। फैन्यू शहर स्कारलेट फर्मामेंट शहर से 40,000 किलोमीटर दूर था, और गेल ग्रिफिन 2 दिनों में वहां पहुंच सकता था। तीसरे दिन की सुबह अर्जुन ने ग्रिफिन को हयात सिटी में अस्थायी रूप से संग्रहित किया और शहर में प्रवेश किया। क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी में उसे जो फ्लाई पैटर्न मिला था वह अब मान्य नहीं था, लेकिन वह अभी भी उसके शरीर पर पहना हुआ था। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, 3 और निगाहें उस पर टिक गईं। अर्जुन के शरीर पर चील का आकार देखकर उनमें से 2 पीछे हट गए। इसके तुरंत बाद
5वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कलाकार आए और अर्जुन को पूछताछ करने के लिए एक चाय घर में बुलाया। समस्या अभी भी वही थी। अर्जुन को अभी भी अपना सार जारी करना था और अपना हथियार दिखाना था। जांच करने के बाद एक मार्शल कलाकार ने अर्जुन की पीठ पर बने ईगल पैटर्न को फाड़ दिया और कहा, यह क्रिम्सन फिर्मामेंट सिटी का पैटर्न है। इसे अपंग कर दिया गया है। इसे इस पैटर्न से बदल दें। जैसे ही वह बोल रहा था, मार्शल कलाकार ने एक बाघ का नमूना निकाला और उसे अर्जुन की पीठ पर रख दिया। मार्शल कलाकार ने ईगल पैटर्न पर कोड संदेश की जांच की और अर्जुन से कहा, आपको क्रिम्सन फर्मामेंट सिटी से फान्यू सिटी तक पहुंचने में इतनी जल्दी 2 दिन लग गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक दोस्त की तलाश में थे? अर्जुन का दिल धड़क उठा। पता चला कि अंदर अभी भी ऐसा रास्ता छिपा हुआ था। वे चील के पैटर्न के हिसाब से अपनी दिशा और तारीख का अंदाजा लगा सकते थे। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे लिहुआ ड्यू वाइन का स्वाद चखने के लिए ड्रंकन इमॉर्टल बिल्डिंग में जाने के लिए कहा था। मेरी यात्रा में देरी हो गई है, इसलिए मुझे जल्दी करनी होगी। मार्शल आर्टिस्ट ने हंसते हुए अवचेतन रूप से अपने होंठ चाटे। रिकाड्यू वास्तव में एक अच्छी शराब है, लेकिन अब फूलों का मौसम बीत चुका है। मुझे डर है कि आप इसे नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा लगता है कि आपके दोस्त को इसे स्टोर करके रखना चाहिए। दोस्तों, यह सच में किस्मत वाला है। दुर्भाग्य से मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। नहीं तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलकर फिर से वह शराब पीना चाहूंगा। हाँ, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां और हाथ जोड़े। मैं उस दोस्त को शराबी अमर भवन में नाशपाती के फूलों की औस का आधा जार जमा करने दूंगा। जब तुम खाली हो तो तुम शराबी अमर भवन में जाकर पीने के लिए बढ़िया शराब का आधा जार निकाल सकते हो। यह सुनकर मार्शल आर्टिस्ट बहुत खुश हुआ। कितना खुश आदमी है, बात तय हो गई। अलविदा। अर्जुन ने तीनों मार्शल कलाकारों की ओर मुट्ठी बांधी और जाने के लिए मुड़ा। उनके पीछे 3 मार्शल कलाकार पहले से ही अपनी तर्जनी उंगलियां हिला रहे थे और खुशी से नाशपाती के फूल की औस की नाजुकता पर चर्चा कर रहे थे। ठीक इसी समय एक व्यक्ति अचानक विपरीत दिशा से आया। उस व्यक्ति ने हल्के हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके पीछे बर्फीली तलवार थी। यह ओरिजिन रिटर्न रियल्म का 6ठा स्तर था। इस व्यक्ति का स्वभाव चायघर में बैठे 3 मार्शल कलाकारों से बिल्कुल अलग था। जाहिर है, उसकी ताकत उन तीनों से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन को लगा कि यह व्यक्ति एक हल्की शैतानी आभा लेकर चल रहा है। वह स्पष्ट रूप से एक राक्षस था। रुको! नीली पोशाक पहने आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन का रास्ता रोका। उसने अर्जुन के चेहरे पर नजर डाली और कहा, तुम्हारा नाम झांग डोंग है? अर्जुन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। इस छोटे भाई झांग डोंग के साथ कोई समस्या नहीं है, उसे जाने दो। छायघर में मार्शल आर्टिस्ट, जो अर्जुन से परिचित था, ने मुस्कुराते हुए हरे रंग के आदमी का अभिवादन किया। क्या ऐसा है? हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, चूंकि कोई समस्या नहीं है, तो मेरे दोस्त को अपना रूप क्यों बदलना चाहिए? तुम हमें अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते? क्या? भेष बदलकर? तीनों मार्शल कलाकारों ने तुरंत अपनी तलवारें निकालीं और अर्जुन को घेर लिया। अध्याय 550, तीसरा स्पिरिट, सीलिंग एरे। मुझे नहीं लगता कि इस छोटे भाई झांग डोंग ने अपना रूप बदला है। मार्शल आर्टिस्ट ने अपने हाथ से अर्जुन के चेहरे पर छुटकी ली और कहा, क्या यह असली चेहरा नहीं है? यह सही है दोस्त, शायद तुम गलत हो। मैंने कोई भेष नहीं बदला है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नीले वस्त्र वाले आदमी से कहा। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपने कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ छद्म तकनीकें बहुत चालाक होती हैं और उन्हें पहचानना कठिन होता है। हालांकि छद्म तकनीकों की जांच करने के लिए हमारे पास अपने तरीके हैं। बोलते समय नीले वस्त्र पहने आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। वह जिस दिशा की तलाश कर रहा था, वह अर्जुन का चेहरा नहीं, बल्कि अर्जुन की गर्दन थी।
यह मानव त्वचा के मुखौटे का किनारा था। जब तक इसे निकाला जा सकता था, इसे फाड़ा भी जा सकता था। यह देखकर अर्जुन ने आधा कदम पीछे हटकर चायघर से बाहर निकले मार्शल आर्टिस्ट की ओर सिर हिलाया। दोस्त, लगता है तुम रीका ड्यू नहीं पी पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने मार्शल कलाकार का सिर पकड़ लिया और उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि मार्शल आर्टिस्ट कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका चेहरा जमीन पर गिर गया और उसका पूरा शरीर ऊपर की ओर टूट गया। अन्य दो योद्धाओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने अपने हथियार निकाले। अर्जुन की गति और भी तेज थी। एक लात से बाईं ओर के मार्शल कलाकार ने अपनी तलवार का 1/3 से भी कम हिस्सा निकाला और उसे वापस म्यान में डाल दिया गया। फिर अर्जुन ने एक हाथ से बाईं ओर के मार्शल आर्टिस्ट का सिर और दूसरे हाथ से दाईं ओर के मार्शल आर्टिस्ट का सिर पकड़ लिया और एक दूसरे के सिर से जोर से टकराया। वे दोनों तुरंत ही मौके पर बेहोश हो गए। इतनी जल्दी? नीली पोशाक वाला आदमी जल्दी से पीछे हट गया। उसने अपना निचला होंठ पकड़ा और सीटी बजाने ही वाला था। फूल उंगली उठाओ। अर्जुन ने हरे वस्त्र पहने व्यक्ति को पीछे खींचा और उसके हाथ पर अपनी मुट्ठी मार ली। हरे रंग की पोशाक पहने आदमी ने अपना निचला होंठ खुजलाया और सीटी बजाने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे पीट दिया। उसने सीधे उसके मुंह में अपना दाहिना हाथ घुसा दिया। अर्जुन नीली पोशाक वाले आदमी के पास मुंह के उंगली से गया। उस उंगली की ताकत ने आदमी के पेट को छेद दिया, जिससे उसका राक्षसी समुद्र मौके पर ही नष्ट हो गया। इससे पहले कि मार्शल कलाकार अपने आध्यात्मिक समुद्रों को संघनित कर सकें, उनके पास उनका दांत्यन था, जबकि इससे पहले कि दानव जाति अपने राक्षस समुद्रों को संघनित कर सके, उनके पास उनके राक्षस कोर थे। हरे वस्त्र पहने आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन की ताकत इतनी मजबूत होगी। इससे पहले कि वह चीख पाता, अर्जुन ने अपना दाहिना पैर उठाया और घुटने से उस आदमी के चेहरे पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। अर्जुन का हमला बहुत तेज था और बहुत कम समय में हुआ। जब सड़क पर मौजूद लोगों ने प्रतिक्रिया की, तो वह चिल्लाते हुए अपने बगल में एक छोटी सी गली में भाग गया था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन इससे हंगामा मच गया है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और तुरंत गलियों से उड़ गया। लगातार गलियों के बीच आगे पीछे घूमता रहा। दूरी पर बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार पहले से ही दौड़े आ रहे थे, एक के बाद एक अपने शरीर से युआन क्यूई को छोड़ते हुए तीव्र युआन क्यूई उतार चढ़ाव पैदा कर रहे थे। अर्जुन पूरी गति से भागा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि गली के दूसरी तरफ पहले से ही 2 मार्शल आर्टिस्ट आ रहे हैं। वह अचानक दीवार पर कूद गया और दीवार पर क्षैतिज तरीके से चलने लगा। जब तक वह गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, 2 मार्शल कलाकार पहले ही वहां पहुंच चुके थे और उनमें से एक अभी आया था। अर्जुन हवा में उछला और अपने दाहिने पैर पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने उभरते हुए मार्शल आर्टिस्ट की गर्दन के पीछे घुटने टेके और उसे बेहोश कर दिया। एक अन्य मार्शल कलाकार ने तुरंत अर्जुन की ओर तलवार चलाई। इस समय अर्जुन को बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्टिस्ट कुछ चालें चलने वाला है। इस तरह का प्रबल पूर्वाभास कुछ ऐसा था जो अर्जुन और बाईवुया ने मार्शल आर्ट का अध्ययन करते समय धीरे धीरे इकट्ठा किया था। गति। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और इससे पहले कि मार्शल कलाकार तलवार की रोशनी को बाहर निकाल पाता, उसने अपनी गति जारी कर दी। मार्शल आर्टिस्ट का निर्णय अचानक गड़बड़ा गया। यह तलवार का वार अर्जुन से 3 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन यह वास्तव में तिरछा था। तलवार की किरण सीधे अर्जुन के दाईं ओर उड़ गई। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से फूल वाली उंगली उठाई और जल्दी से तलवार की रोशनी को नष्ट कर दिया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से एक लंबी कृपाण निकाली और मार्शल कलाकार के पेट में घुस गई। लगभग उसी समय अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और बाईं दीवार पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी दीवार में घुस गई
और उसने हथियार भंडार से एक हमलावर को क्रूरतापूर्वक बाहर खींच लिया। छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति अचंभित रह गया और फिर उसके पेट में विशाल चाकू घोंप दिया गया। अर्जुन हथियार की दुकान की छत पर कूद गया और कई बार इमारतों के बीच कूदा, फिर एक छाया में बदल गया और दूसरी गली में छिप गया। उसने नक्शा खोला और चारों ओर नजर घुमाई। इस समय वह अभी भी स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन से 10 मील से ज्यादा दूर था। भन भनाना। दूसरी तरफ युआन क्यू में तीव्र उतार चढ़ाव दिखाई दिया। एक मार्शल कलाकार ने पहले ही अर्जुन पर ब्लड लाइट से वार कर दिया था। अर्जुन का बैकहैंड एक कृपाण की रोशनी थी जो बाहर की ओर निकली। उसकी कृपाण की रोशनी, चाहे उसकी तीव्रता या गति कुछ भी हो, दुश्मन की कृपाण की रोशनी से कहीं ज्यादा थी। जिस क्षण दोनों कृपाण लाइटें आपस में टकराईं, अर्जुन की कृपाण लाइट ने तुरंत दुश्मन की कृपाण लाइट को काट दिया और लगातार फायर करते हुए कृपाण चलाने वाले मार्शल कलाकार को 2 टुकड़ों में काट दिया। यहां गर्जन। उसके पीछे एक मजबूत 3.5 मीटर लंबा राक्षस गर्जना के साथ अर्जुन की ओर दौड़ा। मांसल आदमी के शरीर की मांसपेशियां उभर आईं, विस्फोटक शक्ति से भर गईं और वह मूल वापसी के 7वें स्तर पर था। उसने अपनी बाहें फैला दीं और अर्जुन को गले लगाना चाहा, जिससे अर्जुन के लिए जवाबी हमला करने के लिए विशाल कृपाण का उपयोग करना असंभव हो गया। मैंने अपने आप को बहुत अधिक महत्व दिया। अर्जुन ने अपना दाहिना कंधा दानव जाति के बलवान व्यक्ति के आलिंगन में पटक दिया। इस टक्कर से राक्षस की त्वचा एक भयानक बल से मांस की लहरों के एक छल्ले में तब्दील हो गई। इसके बाद उसके शरीर की सभी पसलियां इंच इंच करके टूट गईं और उसके अंदरूनी अंग भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया और जाने के लिए मुड़ा। दूसरी ओर उसके पीछे खड़ा मजबूत दानव जाति का आदमी वहीं जम गया, फिर भी अपनी बाहें खोलने की हरकत जारी रखी। बाद में उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा और उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरकर मर गया। अर्जुन, जिसने शैतान सागर से खूनी रास्ता निकाला था, अब ऐसी चीज नहीं थी जिसका बाहरी लोग आसानी से मुकाबला कर सकें। जब अर्जुन गली से निकलकर सड़क पर पहुंचा, तो मूल वापसी के 5वें स्तर के 8 साधकों ने उसे तुरंत घेर लिया। क्या यह अर्जुन है? उनमें से एक ने चिल्लाकर पूछा। जल्दी से उच्च क्षेत्र के सहायकों को सूचित करो, एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। बकवास, हम पहले ही 2 बार सिग्नल गलत भेज चुके हैं। क्या तुम भूल गए हो कि उन सीनियर्स ने क्या कहा था? अगर हम फिर से गलत भेजेंगे तो हमारी जान चली जाएगी। अरे, जब मामला ऐसा है तो चलो पहले उसे नीचे उतारें। 8 मार्शल कलाकारों ने अपने हथियार निकाले और अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अपने दाहिने पैर से युआन क्यूई को जमीन में डाला और जमीन को मजबूत किया। फिर वह नीचे झुका और जमीन पर मुक्का मारा। मुट्ठी पर एक शक्तिशाली युआन क्यूई संघनित हुआ। यह मुक्का नीचे गिरा और एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। मूल ऊर्जा की तरंगें एक के बाद एक तेजी से फैलती गईं, जिससे 8 मार्शल कलाकार हवा में उछल गए। अर्जुन ने घोड़े की तरह रुख अपनाया और अपने दाहिने हाथ में मूठ पकड़ ली। रैप्टर ने अपनी पूंछ हिलाई। विशाल कृपाण ने वार किया और पूर्णिमा की कृपाण की रोशनी निकली, जिसने 8 मार्शल कलाकारों को वार किया, जो एक ही समय में हवा में हिल गए। फ्लैश छाया कदम। जब उसने रैप्टर की पूंछ छोड़ी तो उसने परिणाम देखने की जहमत भी नहीं उठाई। वह फ्लैश स्टेप के साथ सीधे 500 मीटर दूर चला गया और फिर दूसरे फ्लैश स्टेप के साथ 500 मीटर दूर चला गया। लगातार 3 बार वह 1500 मीटर दूर सड़क पर था। इस समय अर्जुन ने तुरंत अपनी सांसों को समायोजित किया और भीड़ में छिप गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसकी पीठ पर एक भयंकर बाघ की तस्वीर थी, जो पहले चायघर में फंस गई थी। इस समय इमारत के दोनों ओर संकीर्ण बक्सों में और यहां तक कि सड़कों पर भीड़ में कई मार्शल कलाकार तेजी से उड़ते हुए अभी युद्ध चक्र की ओर बढ़ रहे थे।
इन लोगों ने भीड़ में अर्जुन को नहीं देखा। आधे घंटे बाद अर्जुन तीसरे स्पिरिट सीलिंग फॉर्मेशन में पहुंचा और अपनी स्पिरिट सीलिंग ताकत को ताज़ा किया।